हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन नुआन से होती है, जो एक फेमस डिजाइनर होती है। वो दिल की बहुत ही साफ थी, इसलिए उसके लिए पैसे इतने ज्यादा मायने नहीं रखते थे। एक बहुत ही रिच लेडी उसके बनाए गए डिजाइन को खरीदना चाहती थी, जिसके लिए वो उसे बहुत सारे पैसे भी ऑफर करती है। लेकिन नुआन उसे मना कर देती है, क्योंकि उसने पहले ही किसी पुअर को वो ड्रेस देने का वादा कर दिया था। नेक्स्ट सीन में नुआन अपने मॉम डैड के साथ टीवी में न्यूज देख रही थी। मंत्रापुरा का प्रिंस छाई एक थाई गर्ल नील के साथ शादी कर रहा है। ये न्यूज देखकर ये लोग तो शॉक ही हो जाते हैं, क्योंकि नील नुआन की बहन होती है। तभी उन्हें नील का कॉल आता है, जो उन्हें खुश होकर बता रही होती है, मैं इंडियन प्रिंस चाई से शादी करने वाली हूँ। इसीलिए वो थाईलैंड नहीं आ रही, बल्कि सीधा इंडिया के मंत्रापुरा जा रही है। नुआन की मोम को तो गुस्सा आ जाता है, अगर ये लड़की यहाँ होती तो मैं इसकी टांगे तोड़ देती। नुआन के डैड उसे बोलते हैं, तुम्हें भी अपनी बहन के पास इंडिया जाना होगा। इसके बाद नुआन इंडिया के लिए निकल जाती है। फ्लाइट में नुआन मंत्रापुरा के बारे में सर्च करती है, तो उसे एक स्टोरी के बारे में पता चलता है। इंडिया में जब ब्रिटिशर रूल कर रहे थे, उस समय पर अंग्रेजों ने मंत्रापुरा पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी। इसलिए मंत्रापुरा के राजा रानी ने अपना सारा खजाना उन्हें दे दिया था, लेकिन वहाँ के शाही चिन्ह को उन्हें नहीं दिया, क्योंकि वहाँ की मान्यता थी कि वो चिन्ह जिसके पास होगा वो भी मंत्रापुरा पर राज कर सकता है। अंग्रेजों को जैसे ही ये बात पता चलती है, तो वो उस चिन्ह को लेने की काफी कोशिश करते हैं, जिसके बाद वहाँ के राजा उन लोगों से लड़ाई करते हैं और क्राउन प्रिंस के साथ ही वो चिन्ह वहाँ से गायब हो गया। किसी को उस बारे में पता नहीं चला और मंत्रापुरा की रानी राजमाता सरिता को अंग्रेजों ने कैद कर दिया था। वहाँ की प्रजा राजमाता सरिता का बहुत ही ज्यादा सम्मान करती थी। कुछ समय बाद मंत्रापुरा का राज्य फिर से एक शाही परिवार के हाथ में आ गया, पर इसके साथ वहाँ पर एक बड़े बिजनेसमैन पशुठा की फैमिली को भी बहुत सारे बिजनेस राइट मिल गए थे। इसलिए वो मंत्रापुरा के हर मामले में इंटरफेयर करते थे और उनका मानना था कि शाही फैमिली को कभी भी अपना शाही चिन्ह नहीं मिल पाएगा। प्रेजेंट में नुआन एक सपना देख रही होती कि वो एक जंगल में पहुंच गई है, जहां उसने इंडियन ड्रेस पहनी हुई है। वहां पर कुछ लड़कियां नाच रही हैं। अभी वो इस सपने से जाग जाती है। एयर होस्टेस उसे वेलकम करने के लिए एक फ्लावर देती है। उसकी खुशबू को सूंघने के बाद उसे पता चलता है ये तो उसके ड्रीम वाले फ्लावर की तरह ही है। इसके बाद हमें हमारा हीरो प्रिंस गिरीश को दिखाया जाता है, जो कि एक डॉक्टर भी होता है। विराम नाम का बंदा, जो कि उनका ड्राइवर था, उसे नुआन को लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाना था, पर बीमार होने की वजह से वो जा नहीं पा रहा था। इसलिए गिरीश बोलता है, एयरपोर्ट मैं चला जाऊंगा नुआन को लेने के लिए। इधर नुआन बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसके लिए एकदम अनजान देश था। ऊपर से टैक्सी वाले भी उसे परेशान कर रहे थे। लेकिन तभी गिरीश वहाँ पे पहुँच जाता है और नुआन को वहाँ से लेकर निकल जाता है। नुआन तो उसे ड्राइवर वीरान समझ लेती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। ये देश इतना अमीर है, फिर भी यहाँ की सड़कें ऐसी क्यों हैं? वैसे यहाँ पर मैं अपनी बहन की वजह से आई हूँ। अगर मुझे लगा ना कि वो यहाँ पर खुश नहीं है, तो मैं उसे अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। और वैसे अभी इतने मॉडर्न जमाने में भी कैसे यहाँ पर राजा हैं और उनका शासन चल रहा है। गिरीश बोलता है, तुम कुछ भी इंटरनेट से पढ़कर मत बोलो। यहाँ के राजा पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपना काम करते हैं। जैसे ही वो लोग पैलेस में पहुँच जाते हैं, नील अपनी बहन को हक कर लेती है और उसे प्रिंस गिरीश से मिलवाती है। तब जाकर नुआन को पता चलता है कि ये तो एक प्रिंस है, इसलिए नुआन को एम्बेरसमेंट हो रही होती है। उसने उसी के सामने उसकी रॉयल फैमिली के बारे में क्या क्या नहीं बोल दिया, इसलिए उससे माफी मांगती है। नुआन जैसे ही पैलेस के अंदर आती है, तो वहाँ पर एक औरत खड़ी होती है। एक्चुअली में वो राजमाता सरिता की आत्मा होती है। इत्तेफाक से नुआन को रहने के लिए भी उन्हीं का रूम मिलता है। रूम देखकर नुआन काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हमें पशुता की फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि रॉयल मैटर में काफी ज्यादा इंटरफेयर करती थी। उस फैमिली की बेटी सावित्री एक्चुअली में चाय से शादी करने वाली थी, पर अफसोस नहीं हो पाई। सावित्री बोलती है, चाय ऐसे फॉरेन से आई हुई लड़की से शादी कैसे कर सकता है? मंत्रापुरा की अगली रानी तो मैं ही बनूंगी। इधर नुआन को भी अपनी बहन की काफी चिंता हो रही होती है, इसलिए उसे बोलती है, क्या ये लोग एक फॉरेनर को अपनी घर की बहू स्वीकार करेंगे?
स्पेशली यहाँ की रानी। उसकी बहन नील बोलती है हाँ ये काफी मुश्किल है क्योंकि वहाँ के जो पहले के राजा थे नरेंद्र, उन्होंने भी एक फॉरेनर से ही शादी की थी। उनकी शादी को भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था और जो प्रिंस गिरीश हैं वो उसी फॉरेनर लड़की के बेटे हैं। यानी कि चाय और गिरीश दोनों ही सौतेले भाई हैं। इधर नुआन रात में देखती है एक औरत गार्डन की तरफ पीछे जा रही है तो वो भी उसका पीछा करने लग जाती है। तो उस लेडी के ब्रेसलेट से एक व्हाइट स्टोन नीचे गिर जाता है। नुआन उसे उठाती है तभी उसकी नींद खुल जाती है। ये सब उसका एक सपना होता है, लेकिन नुआन ये देखकर शौक हो जाती है कि सच में उसके हाथ में कुछ है। नुआन जब उसे पानी में वॉश करती है तो उसमें वही व्हाइट स्टोन होता है जिसे उसने सपने में देखा था, लेकिन ये उसके हाथ में आया कैसे ये उसे समझ नहीं आता। नेक्स्ट डे चाय नील से मिलने के लिए आता है। एक्चुअली में वो नील से सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। नुआन भी प्रिंस चाय से मिलती है और उसे वो स्टोन देती है और उसे सारी कहानी सुना देती है ये उसे कैसे मिला। चाय तो उस स्टोन को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो सच में राजमाता सरिता के ब्रेसलेट का ही था और वो स्टोन काफी दिनों से गायब भी था। चाय वो स्टोन को लेकर गिरीश के पास आता है और उसे सारी बातें बता देता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो मॉडर्न टाइप की लड़की है और उसे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं था। नुआन उन्हें ब्रेसलेट की फोटो बनाकर दिखाती है जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि ये राजमाता के ब्रेसलेट का ही है। और जब वो स्टोन राजमाता के ब्रेसलेट में लगाते हैं तो वो फिट भी हो जाता है। गिरीश को याद आता है उसके डैड ने उसे बताया था कि उसकी मोम ने एक सपना देखा था कि बहुत दूर से एक लड़की मंत्रापुरा में आएगी और मंत्रापुरा की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। गिरीश उस स्टोन को लेकर अपने अंकल रे के पास आता है। अंकल रे चेक करने के बाद बताते हैं हाँ ये वही स्टोन है और बोलते हैं अगर ये खोया हुआ स्टोन मिल सकता है तो हो सकता है हमें हमारा शाही चिन्ह भी वापस मिल जाए। नेक्स्ट सीन में दोनों बहनों को राजा रानी से मिलने के लिए जाना था, इसलिए वो इंडियन ड्रेस पहनने का ट्राई कर रही थी और बहुत ज्यादा खुश भी थी। उसकी बहन नील तो शाही तौर तरीकों को भी सीख रही होती है। नेक्स्ट सीन में नुआन लैपटॉप पर काम कर रही होती है तभी उसे राजमाता सरिता की आत्मा फिर से दिखाई देती है। नुआन उस औरत को देखकर उसके पीछे जाने लगती है और उसका पीछा करते हुए वो प्रिंस गिरीश के ढोर तक पहुंच जाती है। वो उससे पूछते तुम यहाँ क्या करने आई हो। नुआन बोलती है मैं एक लेडी का पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गई, अभी वो अंदर गई है। गिरीश बोलता है पर यहाँ तो कोई नहीं आया है, लेकिन नुआन को यकीन नहीं होता इसलिए वो अंदर आकर सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिलता। गिरीश उसे बोलता है तुम मुझे प्रिंस कहकर मत बुलाया करो, सिर्फ मेरे नाम से बुलाया करो। वहाँ से जाते टाइम गिरीश उसे भरोसा दिलाता है शादी के बाद तुम्हारी बहन नुआन यहाँ पर अकेली नहीं है, मैं और मेरा भाई उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। इधर चाय की मोम शशि ने एक लड़की को इन पर नजर रखने के लिए रखा हुआ था, इसलिए वो लड़की शशि को कॉल कर बता देती है नुआन के गिरीश के घर में जाने वाली बात। इसके बाद ये अफवाह फैल जाती है कि नुआन का प्रिंस गिरीश के साथ कोई चक्कर चल रहा है। जैसे ही उसकी बहन नील को इस बात का पता चलता है और उसे बोलती है इस बात का फायदा रानी शशि उठा सकती है, लेकिन नुआन बोलती है मेरा उसके साथ कुछ नहीं चल रहा है। नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और दोनों ने ही इंडियन ड्रेस पहनी होती है जो कि नुआन ने खुद डिजाइन की थी। गिरीश उन्हें लेने के लिए आता है, लेकिन नुआन को इंडियन ड्रेस में देखकर बस स्माइल किए जा रहा था। गिरीश को भी राजमाता सरिता एक बार दिखाई दी थी और उन्होंने उसे कहा था तुम्हारी राइट पर्सन कहीं दूर से आएगी जिससे तुम्हें प्यार हो जाएगा और वही यहाँ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। गिरीश नुआन की तारीफ करता है तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। नुआन बोलती है मैं वहाँ पर सबको क्लियर कर दूंगी कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है और मैं एक लेडी का पीछा करते हुए तुम्हारे घर तक गई थी। लेकिन गिरीश बोलता है तुम्हारी बातों पर किसी को भी भरोसा नहीं होगा। नुआन अपनी बहन और गिरीश के साथ राजा रानी के पैलेस में पहुँच जाती है जहाँ पर उनका वेलकम किया जाता है। चाय काउंसिल मीटिंग में बताता है कि वो नील से ही शादी करेगा, लेकिन सभी मेंबर्स उसके खिलाफ होते हैं।
उसकी मोम भी उसे बोलती है तुम अगले राजा बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें सावित्री से ही शादी करनी पड़ेगी। वो थाई लड़की सिर्फ तुम्हारी सेकंड वाइफ ही बन सकती है। इधर नुआन वहाँ की सारी चीजें देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी। तभी नील से मिलने के लिए सावित्री भी आ जाती है और उन दोनों को देखकर बोलती है तो तुम हो चाय की थाईलैंड से आई हुई दोस्त। ऐसे मैं सावित्री हूँ, मेरे बारे में तुम्हें चाय बता देगा। तभी चाय वहाँ पर आ जाता है और सावित्री उनके सामने ही उसे किस कर देती है। देखकर नील को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। चाय आकर उसे मनाने लग जाता है मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, पर सभी मेरी शादी जबरदस्ती उसी से कराना चाहते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें ही अपनी वाइफ बनाऊंगा। ये सुनकर वो उसे माफ कर देती है। इधर गिरीश नुआन को बोलता है तुम्हें अपनी बहन को यहाँ से लेकर चले जाना चाहिए। नुआन वजह पूछती है। गिरीश बताता है मेरी मोम भी एक फॉरेनर थी, लेकिन मेरे डैड और मेरी मोम को उनके प्यार के लिए काफी सेक्रीफाइस करना पड़ा। यहाँ जीने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, बहुत सफर करना पड़ता है। यहाँ पर प्यार से ज्यादा राज्य को मान्यता दी जाती है। नुआन बोलती है मैं वही करूँगी जिसमें मेरी बहन खुश रहेगी। गिरीश बोलता है ठीक है, तो पार्टी में तुम पेशेंस रखना। पार्टी में चाय अनाउंस करता है कि उसकी होने वाली वाइफ नील है। ये बात सावित्री और उसके डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। चाय की मोम शशि भी इस बात से कुछ खास खुश नहीं थी, इसलिए वो अपनी खास नौकरानी को कुछ ऑर्डर देती है, जिसके बाद वो सावित्री को आकर बताती है कि नुआन आधी रात को गिरीश से मिलने के लिए गई थी। इसलिए जब सब साथ में बैठते हैं तो सावित्री जानबूझकर नुआन को बुली करने की कोशिश करती है। तुम आधी रात को प्रिंस गिरीश से मिलने क्यों गई थी? ऐसा क्या काम पड़ गया था? लेकिन नुआन कोई सीधी सादी लड़की तो थी नहीं, इसलिए उसे मुंह तोड़ जवाब दे देती है। चाय की मोम उसे डांट देती है ये कैसे तुम रूडली बात कर रही हो। इधर सावित्री के डैड किंग को बोल रहे होते हैं आप अपने बेटे चाय की शादी मेरी बेटी सावित्री से करा दो। लेकिन किंग बोलते हैं मेरा बेटा जिससे प्यार करता है मैं उसी से उसी की शादी कराऊंगा। डैड सावित्री को बताते हैं किंग तो हमारे साइड नहीं है, पर क्वीन अभी भी हमारे साइड है। सावित्री बोलती है आप चिंता मत कीजिए डैड, उन थाई लड़कियों को तो मैं देख लूंगी। जिसके बाद सावित्री क्वीन की खास नौकरानी को भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। इधर नील अपनी बहन को बोलती है यहाँ पर ये सब कुछ हैंडल करना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है, क्या मैं वापस थाईलैंड चलूं? मॉम डैड गुस्सा तो नहीं होंगे ना? नुआन बोलती है शादी तुम चाहे किसी प्रिंस से करो या फिर किसी गरीब से, ये मैटर बड़ा होता है, इसलिए तुम सोच समझ कर ही फैसला लेना। के बाद दोनों को म्यूजिक और डांस का शो देखने जाना था, लेकिन नील बोलती है मैं अभी आती हूँ। नुआन शो देखने आ जाती है, लेकिन उसे बार बार अपनी बहन की ही चिंता हो रही होती है। इधर नील के पास मैसेज आता है कि चाय उससे मिलना चाहता है। एक्चुअली में वो मैसेज सावित्री ने भिजवाया था। जैसे ही नील उस लोकेशन पर मिलने के लिए पहुंचती है, उधर सावित्री के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। नुआन को अपनी बहन की चिंता हो रही थी, तभी उसे फिर से महारानी सरिता की आत्मा दिखाई देती है, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगती है। इधर चाय और गिरीश को भी पता चल जाता है कि नील कहीं गायब हो गई है और नुआन भी उसके पीछे गई है। चाय बोलता है अगर सच में नुआन को उनकी पूर्व राजमाता की आत्मा दिखाई देती है तो जरूर वो उसी फ्लावर फॉरेस्ट में गई होगी, इसलिए वो दोनों भी अपने आदमियों को लेकर वहाँ जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। वो सब बातें कर रहे होते हैं। आज तक इस फॉरेस्ट में जो भी आया है वो कभी वापस नहीं जा पाया है। इधर नील भी यहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। राजमाता सरिता भी उसे आवाज लगाती है, जिसके बाद वो होश में आती है तो अपने आप को जंगल में अकेला पाकर दुखी हो जाती है। नुआन भी राजमाता सरिता के पीछे वहाँ पर आ गई थी और उसे उसकी बहन नील वहाँ पर मिल जाती है। तभी वहाँ पर वो बाकी सब भी पहुँच जाते हैं। चाय को भी राजमाता सरिता की आत्मा दिखाई देती है। घर वापस आने के बाद चाय दोनों बहनों से माफी मांगता है जो कुछ भी हुआ था उसके लिए, लेकिन नुआन को तो गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान आज खतरे में थी, कोई उसे हर्ट करना चाहता था, लेकिन चाहे उसे बिलीव दिलाता है अब ऐसा दोबारा कुछ नहीं होगा, मैं नील को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा। इधर सभी मेड की हेड ईला नुआन को बताती है आज तक उस फॉरेस्ट में जो भी गया है वो वापस कभी नहीं लौटा है। नुआन बोलती है क्या मतलब है इसका? ईला उसे बताती है एक्चुअली में वो जंगल वही जगह है जहाँ पर राजमाता सरिता का बेटा यानी कि क्राउन प्रिंस सरनजीत को आखिरी बार देखा गया था और वहीं से गायब हो गया था। लोगों को आज भी वहाँ से चीखों की आवाज सुनाई देती है। नुआन को भी लगता है क्या उसे जो औरत दिखाई देती है कहीं वो राजमाता सरिता ही तो नहीं है।
इसलिए वो इला से पूछती है, क्या तुम्हारे पास राजमाता सरिता की कोई फोटो है? इला बोलती है, पर क्वीन शशि ने उसे हटवा दिया है। इधर चाय गिरीश से पूछता है, क्या तुम्हें भी राजमाता सरिता जंगल में दिखाई दी थी? गिरीश हाँ बोल देता है। जिसके बाद दोनों भाई डिसाइड करते हैं और वीरान को उन दोनों बहनों की सुरक्षा के लिए उनके पीछे लगा देता है। नेक्स्ट डे नुआन अपनी बहन नील को बोलती है, हमें वापस थाईलैंड चलना चाहिए, मैं नहीं चाहती तुम्हें यहाँ पर कोई हर्ट करे। लेकिन नील जाने से मना कर देती है। इधर वो मेड सावित्री को बताती है, जिन लोगों को नील को उठाने के लिए भेजा था वो सारे आदमी जंगल से अचानक से गायब हो गए हैं और उस असिस्टेंट पर आत्मा का असर हो गया है जो नील को जंगल तक लेकर आई थी। जिसके बाद वो अपनी मेड के साथ उस असिस्टेंट से मिलने के लिए आती है और एक्चुअली में उस असिस्टेंट में राजमाता सरिता की आत्मा आ गई थी। इसलिए वो उन्हें बोलती है, सारे पाखंडियों का खात्मा हो जाएगा। ये दोनों तो डरकर भाग जाती हैं। इसके बाद ये दोनों सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाने जाते हैं ताकि उनका गुनाह पकड़ा ना जाए, पर वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है ड्राइवर वीरान ऑलरेडी उस फुटेज को यहाँ से लेकर चला गया है। इधर गिरीश अपने भाई को समझाता है कि तुम्हें नील से साफ शब्दों में बोल देना चाहिए, वो तुमसे शादी कर सिर्फ तुम्हारी वाइफ नहीं बनेगी बल्कि उसे यहाँ की रानी होने का कर्तव्य भी निभाना होगा। इसलिए वो दोनों उन दोनों बहनों को घुमाने के बहाने लेकर जाते हैं और मंत्रापुरा के लोगों से मिलवाते हैं। वहाँ के लोगों का बहुत ही बुरा हाल था। चाय नील को बताता है किस तरीके से पशुता फैमिली राज्य को अंदर से खोखला कर रही है। उनकी फैक्ट्री की वजह से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। दोनों बहनें वहाँ की हालत को देखकर काफी निराश हो जाती हैं। चाय नील को बताता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी के बाद भी करता रहूंगा, लेकिन मेरा अपने राज्य और लोगों के प्रति भी कर्तव्य है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। नील बोलती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी समझ आती है, मैं फिर भी तुमसे प्यार करती रहूंगी। चाय तो उसे हक कर लेता है क्योंकि वो उसे प्यार के साथ सपोर्ट करने के लिए भी तैयार थी। नुआन तो ये सारा नजारा देखकर इमोशनल हो जाती है। सीन में गिरीश बच्चों का इलाज कर रहा होता है और नुआन बच्चों को कहानियाँ सुना रही होती है और वो कहानी सुनाने में इतना ज्यादा खो जाती है कि वो गिरीश से टकराकर उसके ऊपर ही गिर जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। गिरीश नुआन को अंकल रे से मिलवाने के लिए लाता है। अंकल रे बोलते हैं, गिरीश पहली बार किसी लड़की को मुझसे मिलवाने के लिए लाया है। ये सुनकर नुआन तो सरप्राइज हो जाती है और गिरीश बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रहा था। गिरीश हिंदी में अंकल रे को बोलता है, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे शर्मिंदा करोगे उसके सामने? नुआन को तो उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए पूछती है, क्या बातें कर रही हो? गिरीश झूठ बोल देता है, मैं कॉफी बनाने के लिए कह रहा था। नुआन को वहाँ बहुत सारी बुक्स दिखाई देती हैं। गिरीश बताता है, ये सब मंत्रापुरा के पुरानी बुक्स का कलेक्शन है और उसे एक फैब्रिक से रिलेटेड बुक देता है। अंकल रे भी उसे एक बुक के बारे में बताते हैं जिसमें कपड़े पर डिजाइन के जरिए पैटर्न में शब्दों को छुपाने की आर्ट होती है। नुआन भी उस पैटर्न को देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि हर पैटर्न में कोई ना कोई शब्द छुपा हुआ था। मंत्रापुरा के पैलेस के अंदर नेटवर्क नहीं आता था, इसलिए जब वो बाहर आती है तो अपने डैड को कॉल करती है। डैड उसे पूछते हैं, वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? नुआन बोलती है, सब ठीक नहीं है पर बुरा भी नहीं है। तभी नुआन की नजर वहाँ पर लगी राजमाता सरिता की फोटो पर जाती है, जो देखकर वो शॉक हो जाती है और फोन कट कर देती है और अंदर आकर गिरीश को बताती है, जो फोटो वहाँ लगी हुई है ना, उसी की आत्मा मुझे दिखाई देती है। जिसके बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि उसे राजमाता सरिता की आत्मा ही दिखाई देती थी। नुआन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। अंकल रे उसे उस भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं जिसमें कहा गया था कि दूर देश से आई हुई लड़की ही मंत्रापुरा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, इसलिए राजमाता सरिता की आत्मा तुम्हें हेल्प कर रही है, तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। इवन जंगल में राजमाता सरिता ने ही नुआन को उसकी बहन को ढूंढने में हेल्प की थी। नुआन बोलती है, क्या मुझे उनकी आत्मा फिर से दिखाई देगी? अंकल रे बोलते हैं, हो भी सकता है और तुम्हारा यह आना कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये तुम्हारी डेस्टिनी में था। लेकिन रास्ते में नुआन बोलती है, मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। गिरीश बोलता है, अंकल रे ने बोला है इत्तेफाक भी किस्मत से ही होते हैं। तभी गिरीश नोटिस करता है कोई उनका पीछा कर रहा है। एक्चुअली में वो सावित्री के डैड के आदमी थे। गिरीश तेज स्पीड में कार चलाने लगता है, तभी सामने से एक आदमी आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में उसकी कार एक पेड़ में जाकर ठुक जाती है। ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। वो आदमी उन्हें मारने वाले थे, लेकिन तभी राजमाता सरिता की आत्मा आ जाती है और उन्हें डराकर वहाँ से भगा देती है और उसके बाद वो उन दोनों को जगाती है। दोनों होश में आ जाते हैं। नुआन बोलती है, मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने आवाज दी।
गिरीश उसे बताता है हमारे पीछे सावित्री के डैड के आदमी लगे हुए थे। यहाँ से पैलेस जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। इसके लिए नुआन को फ्लावर फॉरेस्ट को पार करना होगा। नुआन तो उस फूलों वाले जंगल का नाम सुनकर ही डर जाती है, लेकिन गिरीश उसे भरोसा दिलाता है मुझ पर बिलीव करो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों जा रही होते हैं। गिरीश उसे अपना ब्लेजर देता है, तुम्हें ठंड लग रही होगी। तभी गिरीश को राजमाता सरिता की भविष्यवाणी याद आ जाती है। तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए राइट पर्सन कौन है, क्योंकि तुम्हें उस लड़की से प्यार हो जाएगा। प्रेजेंट में गिरीश उसे बोलता है ऐसे बहुत से संकेत है जिससे पता चलता है तुम ही वो राइट पर्सन हो। नुआन बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा? गिरीश बोलता है वही जो मंत्रापुरा की खुशियों को वापस लेकर आ जाएगा। गिरीश नुआन को अपना ब्लेजर पहना देता है। नुआन तो उसे देखे जा रही होती है। तभी गिरीश नोटिस करता है 2 लोग उनकी तरफ आ रहे हैं, तो वो नुआन को एक पेड़ के पीछे लेकर छुप जाता है। दोनों काफी क्लोज आ गए थे। नुआन तो उसे देखे जा रही होती है। जैसे ही गिरीश उसे देखता है तो वो उससे दूर हो जाता है। गिरीश बोलता है मैं उन आदमियों का ध्यान भटका दूंगा और तुम शॉर्टकट वाले रास्ते से पैलेस पहुंच जाना। नुआन बोलती है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन गिरीश बोलता है मुझ पर बिलीव रखो, तुम ऐसा कर लोगी। तभी गिरीश देखता है वो 2 आदमी और कोई नहीं उसी के आदमी होते हैं, इसलिए वो उन्हें बोलता है तुम नुआन को सेफली पैलेस तक लेकर जाओ। गिरीश नुआन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। नुआन को लगता है वो उसका हाथ पकड़ने को बोल रहा है, लेकिन गिरीश उससे अपना ब्लेजर मांग रहा होता है। नुआन का तो पोपट हो जाता है और गुस्से में ब्लेजर उसे पकड़ा देती है। वापस आते समय नुआन गुस्से में बड़बड़ा रही होती है। वैसे तो बोलता है मुझे प्रिंस कहकर मत बुलाओ, पर देखो ना कर तो प्रिंसों की तरह ही दिखाता है। नेक्स्ट सीन में नुआन की बहन नीलू से बोलती है तुम वापस चली जाओ, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम भी किसी खतरे में पड़ो। नुआन बोलती है अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली भी गई ना तो डैड मुझे वापस तुम्हारे पास ही भेज देंगे। हम दोनों को ही यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। इधर सावित्री नलिनी के साथ मिलकर उस असिस्टेंट को मार डालती है जो नुआन को जंगल तक ले गई थी और उसके बाद वो पागल हो गई थी। इधर किंग नरेन काउंसलिंग मीटिंग में होते हैं। सभी लोग उन्हें फोर्स कर रहे होते हैं कि वो सावित्री को ही क्राउन प्रिंसेस बनाएं, लेकिन किंग बोलते हैं ये मेरा फैमिली मैटर है, मेरा बेटा जिससे शादी करेगा मैं उसी से उसकी कराऊंगा। लेकिन तभी उनकी वाइफ शशि वहाँ पर आ जाती है और बोलती है सावित्री ही इस परिवार की क्राउन प्रिंसेस बनेगी। इधर गिरीश के कहने पर मनु 24 घंटे नुआन के आसपास रहता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन नुआन उसे बचकर जाने की कोशिश करती है। मनु देखता है कार में 3 लाल रंग के फ्लावर रखे हैं। वो देखने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। नुआन को लगता है जरूर ये मनु की गर्लफ्रेंड ने रखा होगा, इसलिए वो उसे मिलने गया है। लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर ब्लड वॉरियर के नाम से एक टीम होती है जो बगावत करती थी। श्रुता फैमिली राज्य का जो भी नुकसान करना चाहती थी, टीम उसके खिलाफ लड़ाई करती थी। और इस टीम में किंग, उनके दोनों बेटे और उनके बेटे के सारे साथी थे। और इसमें घर की सारी नौकरानियों की मैनेजर इला भी शामिल होती है। वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं क्या नुआनी वो लड़की है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। किंग बोलते हैं चाहे कुछ भी हो हमें कैसे भी नुआन को प्रोटेक्ट कर रखना होगा। नेक्स्ट सीन में गिरीश देखता है नील ने उस दिन जो साड़ी पहनी थी वो खराब हो गई थी, लेकिन नुआन ने उसे अच्छी तरीके से ठीक कर दिया था। ये देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। नीला गिरीश को बोलती है तुम्हें राजमाता सरिता की साड़ी को नुआन को दिखाना चाहिए। गिरीश याद करता है बचपन में एक बार जब वो चाय के साथ खेल रहा था उसे राजमाता सरिता की आत्मा दिखाई दी थी। उन्होंने उसे कहा था ये मेरी सारी साड़ी है, तुम्हें इनको संभाल कर रखना है। चाय गिरीश को बोलता है क्या इन सब कारणों की वजह से ही आज तक तुमने कभी किसी को प्यार नहीं किया? गिरीश बोलता है मैं नहीं चाहता मेरी मोम की तरह कोई और भी प्यार में सफर करे। इधर नुआन सो रही होती है। तभी राजमाता सरिता की आत्मा उसे पुकारती है। नुआन भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, इवन वो होश में भी नहीं थी। गिरीश जब अपने घर में आता है तो वो देखता है नुआन राजमाता सरिता की साड़ी के सामने खड़ी है। जैसे ही गिरीश उसे आवाज देता है नुआन बेहोश हो जाती है। गिरीश उसे पकड़ लेता है। होश में आने के बाद नुआन उसे बताती है मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे पहुँची, पर कोई मुझे आवाज लगा रहा था। गिरीश उसे बताता है मेरे पास राजमाता सरिता की साड़ी है जिसे मैंने संभाल कर रखा हुआ है क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था। नुआन शौक होकर पूछती है क्या तुम्हें भी वो नजर आती हैं?
गिरीश बताता हाँ, और इन साड़ियों में से कुछ साड़ी रानी को दी जाएगी शादी पर। नुआन बोलती है लेकिन मैंने तो अपनी बहन की शादी के लिए ऑलरेडी ड्रेस डिजाइन कर रखा हुआ है। गिरीश बोलता है लेकिन ये साड़ियाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। वो उसे राजमाता सरिता की एक व्हाइट साड़ी दिखाता है। नुआन तो उसे देखकर शौक हो जाती है। वो उस साड़ी को छू कर देखती है, ये इतनी ज्यादा ठंडी कैसे है, और उस साड़ी की तारीफें करने लग जाती है। वैसे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग शादी में व्हाइट साड़ी तो पहन नहीं सकते ना। गिरीश बोलता हाँ, वैसे मैं बस इन साड़ियों का ध्यान रख रहा हूँ। नुआन तो परेशान हो जाती है और बोलती है मैं तो बस यहाँ पर अपनी बहन का ध्यान रखने आई थी, मुझे कोई भी राइट पर्सन बनने का शौक नहीं। गिरीश बोलता है मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। इधर चाय नील से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है अगले 5 दिनों के बाद किंग उसकी होने वाली वाइफ की अनाउंसमेंट कर देंगे, जिसके बाद अगले 3 महीने तक हम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते। इधर नुआन ईला से उस व्हाइट साड़ी के बारे में बात करती है। मैंने आज तक इतना ठंडा फैब्रिक कभी तक टच नहीं किया। ईला बोलती है वो साड़ी काफी अनोखी है। बहुत से टेलर ने उस साड़ी के पैटर्न को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी को भी उसकी ठंडक बर्दाश्त नहीं हुई, वजह से कोई भी उस साड़ी को टच नहीं कर पाता है। ऐसा कहा जाता है जो भी उस साड़ी को नॉर्मली पहन लेगा वही उसका ओनर हो जाएगा। नुआन को तो ये सारी बातें बड़ी अजीब लग रही होती हैं। इधर वो गुंडा पकड़ा जाता है जिसने नील पर अटैक किया था। वीरान उससे मिलने के लिए आता है और उससे पूछता है कि इसके पीछे किसका हाथ था। डर की मारी वो बंदा बता देता है इसके पीछे नलिनी की टीम का हाथ था। इधर चाय अपने डैड से आकर बोलता है मोम की असिस्टेंट नलिनी भी सावित्री के साथ मिली हुई है और उन्हीं लोगों ने मिलकर नील पर अटैक कराया था। नेक्स्ट सीन में चाय अपनी मोम से इस बारे में बात करने के लिए आता है। उसकी मोम बोलती है मुझे सावित्री के बारे में कुछ मत कहो क्योंकि रानी बनने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और उस पर गुस्सा करने लग जाती है। तुम्हें भी सावित्री से ही शादी करनी होगी। चाय बोलता है मैं ऐसा किंग बनकर क्या करूँगा जो अपने ही लोगों के लिए लड़ ना सके। चाय की मोम शशि को पशुधा फैमिली का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है अगर वो पशुता फैमिली और रॉयल फैमिली में रिलेशन अच्छे रखना चाहती है तो उसे सावित्री को ही अपने घर की बहू बनाना होगा। इधर फाइनली वो दिन आ जाता है जब चाय की होने वाली वाइफ का अनाउंसमेंट होने वाला था। सभी इसके लिए काफी ज्यादा तैयारी कर रहे होते हैं। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी। किंग अनाउंसमेंट करते हैं उनकी बेटे की शादी नील से होगी जो कि एक थाई गर्ल है। क्या किसी को इस बारे में कुछ कहना है? तभी उनकी वाइफ शशि खड़ी हो जाती है। एक क्राउन प्रिंसेस को हमारे पैलेस के सारे रीति रिवाजों के बारे में पता होना चाहिए, इवन उसमें क्वीन बनने के सारे गुण भी होने चाहिए। रानी होने के नाते मैं ही क्राउन प्रिंसेस को ट्रेनिंग दूंगी, लेकिन मैं ये ट्रेनिंग 2 लड़कियों को दूंगी। वो सावित्री का नाम अनाउंस करती है और बोलती है इन दोनों में जो भी इस कॉम्पिटिशन को जीतेगी और योग्य रानी बनने के लायक है ये साबित करेगी वही रानी बनेगी। लेकिन बाद में किंग और चाई शशि पर गुस्सा करने लग जाते हैं। उस रिपोर्टर के सामने ऐसा अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत थी? शशि बोलती है मैं सिर्फ 2 ही चीजों को प्यार करती हूँ, पहला मंत्रापुरा, दूसरे तुम। मैं सबके लिए बस अच्छा ही चाहती हूँ। और अंदर आकर रोने लग जाती है। कोई भी मुझे नहीं समझ सकता कि मैं अपने राज्य के लिए ही ये सब कर रही हूँ। इधर नुआन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है उसी अनाउंसमेंट की वजह से, लेकिन गिरीश और ईला उसे समझाने लग जाते हैं अब जो भी फैसला होगा वो तो हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। सावित्री और नलिनी नील को बुली करने लग जाते हैं। सावित्री बोलती है तुम्हें तो यहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन तभी नुआन भी वहाँ आ जाती है और अपनी बहन का साथ देते हुए बोलती है हम दोनों बहनों को तुम कमजोर समझने की भूल मत करना। आगे रानी शशि अनाउंसमेंट करती है अगली रानी वही बनेगी जो मंत्रापुरा के खोए हुए शाही चिन्ह को वापस लेकर आ जाएगा। ये सुनकर तो सभी शौक हो जाते हैं क्योंकि उस शाही चिन्ह के बारे में तो किसी को भी पता नहीं था। किंग अपनी वाइफ को बोलते हैं मुझे अच्छे से पता है तुमने ये अनाउंसमेंट इसलिए किया है क्योंकि तुम्हें भी मंत्रापुरा की फिक्र है। इधर सावित्री परेशान हो जाती है वो उस शाही चिन्ह को ढूंढेगी कैसे। उसके डैड उसे बोलते हैं मैं भी उसे कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ पर आज तक मुझे नहीं मिला। इधर नुआन को भी गिरीश से पता चलता है उस शाही चिन्ह को गायब हुए तो 70 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। नुआन तो अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो गिरीश के साथ अंकल रे से मिलने के लिए आ जाती है ताकि उसे उस शाही चिन्ह के बारे में कुछ क्लू मिल सके। अंकल रे बताते हैं वो शाही चिन्ह तो क्राउन प्रिंस
सरनजीत के साथ ही गायब हो गया था और हमें तो ये भी नहीं पता क्राउन प्रिंस सरनजीत जिंदा भी है या नहीं। गिरीश बोलता है हो सकता है हमें राजमाता सरिता की साड़ियों से कोई क्लू मिल जाए, क्योंकि राजमाता सरिता ने उसे कहा था मेरी साड़ियों के जरिए जो चीज जहाँ की थी वहाँ पर पहुँच जाएगी। अंकल रे नुआन से कहते हैं तुम ही वो राइट पर्सन जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। ये सुनकर नुआन तो परेशान हो जाती है, ये सब क्या चल रहा है। अंकल रे बोलते हैं क्या तुम कोशिश भी नहीं करना चाहती हो। नुआन बोलती है ऐसा नहीं है, पर मुझे नहीं मालूम मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तभी वो फैब्रिक के पैटर्न वाली बुक नीचे गिर जाती है और उसे देखकर उन्हें आइडिया आता है हो सकता है राजमाता सरिता की साड़ियों में भी वैसे ही पैटर्न में शब्द छुपे हो, उन्हें कोई क्लू मिल जाए। जिसके बाद वो राजमाता सरिता की साड़ियों को बाहर निकाल और उस पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन तीनों के लिए उस साड़ी की ठंडक को झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अंकल रे बोलते हैं यहाँ पर बहुत सी साड़ियाँ सिर्फ व्हाइट कलर की ही हैं। नुआन बोलती हाँ, और एक कलर तो चांद जैसा है। उसके बाद उन्हें आइडिया आता है इन साड़ियों को चांद की रोशनी में रख कर देखना चाहिए, क्योंकि केवल वही एक व्हाइट साड़ी नहीं बल्कि बाकी साड़ियाँ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी। वो साड़ी को चांद की रोशनी में रखते हैं, तभी वहाँ पर चाय भी नील के साथ आ जाता है। नील अपनी बहन नुआन के साथ अंदर दूसरी साड़ियाँ लेने जाती है, तभी वो राजमाता सरिता की वो व्हाइट साड़ी देख लेती है। ये कितना सुंदर लग रहा है। वो उसे टच करती है और अपने ऊपर रखती है, लेकिन उसे वो फैब्रिक बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा था। नुआन जब ये देखती है तो शॉक हो जाती है और उसे इला की बात याद आती है कि जब ये साड़ी किसी को अपना ओनर चुन लेगी उसके ऊपर इसकी ठंडक का असर नहीं होगा। नील उस साड़ी को लेकर बाहर आ जाती है। सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते और उन्हें पता चल जाता है कि नील को ही मंत्रापुरा की रानी बनने के लिए चुना गया है। चांद की रोशनी में उस साड़ी का पैटर्न चमकने लग जाता है। वो सभी देखते हैं ये तो एक खास तरीके का पैटर्न है और उस पैटर्न के पीछे की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लग जाते हैं। सावित्री के डैड का आदमी इन लोगों पर नजर रखा हुआ था और फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन राजमाता सविता की आत्मा उसे ऐसा नहीं करने देती। सावित्री के डैड जब उस ब्लर फोटो को देखते हैं तो वो अरुण पर गुस्सा करते हैं और उसे बोलते हैं पता करो वो सब लोग उस साड़ी पर क्या कर रहे थे। इधर नील चाय के साथ वापस जा रही होती है, क्योंकि नेक्स्ट डे से उसकी क्राउन प्रिंसेस की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। नील यहाँ की सिचुएशन को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है, इसलिए रो रही थी। चाय उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। इधर अंकल रे और नुआन उस पैटर्न को पेपर पर उतारने की कोशिश करते हैं। गिरीश नुआन को ठंड से बचाने के लिए उसे जैकेट पहनाता है। नुआन को हाथों में भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी काम करते हुए, जो गिरीश नोटिस कर लेता है। तो वो अपनी गर्म फूंक से उसके हाथों को गर्मी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही नुआन उसे देखती है तो वो पीछे हट जाता है। इवन वो नुआन के लिए इंडिया की फेमस अदरक वाली चाय भी लेकर आता है कि नुआन को ठंड कम लगे। ठंड की वजह से नुआन का हाथ फ्रीज होने लगता है। तो गिरीश बोलता है मैं तुम्हारे लिए ग्लव्स लेकर आऊं क्या। नुआन बोलती है रहने दो, मैं ये हैंडल कर लूंगी, लेकिन गिरीश नुआन का हाथ पकड़कर उसे गर्माहट देने लग जाता है। गिरीश का ये अपनापन नुआन के दिल को छू जाता है। अंकल रे और नुआन उस पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये सिक्किम स्टाइल का है। राजमाता सरिता भी सिक्किम से ही थी। वो उस पैटर्न को फोल्ड कर उससे कोई क्लू जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। अंकल रे को समझ आता है ये तो साड़ी है, इसे फोल्ड नहीं करते बल्कि इसे तो पहनते हैं, लेकिन उस साड़ी की ठंडक को तो कोई झेल ही नहीं सकता था, यानी कोई उसे नहीं पहन सकता था। सिर्फ नील ही है जो उस साड़ी को पहन सकती थी। सावित्री और नील दोनों ही अपनी ट्रेनिंग के लिए क्वीन के महल में आ जाती है। सावित्री की टीम में तो ऑलरेडी नलिनी होती है। नलिनी उसे एक मनी नाम की हेल्पर से मिलवाती है और उसे बोलती है ये आपका अच्छे से ध्यान रखेगी। इधर नील की देखभाल के लिए नालंदा को रखा जाता है। इधर नुआन गिरीश को बोल रही होती है मैं प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गिरीश उसे देखने लग जाता है। नुआन बोलती है मेरा मतलब है मेरी बहन के प्यार के लिए। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। एक्चुअली वे दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। नेक्स्ट सीन में नुआन को पता चलता है पैलेस में होने वाले इवेंट में गिरीश को बुलाया नहीं गया। इला बताती है गिरीश किंग की फोनर वाली वाइफ का बेटा है, इसलिए लोग उसे प्योर ब्लड नहीं समझते। इवन क्वीन शशि भी उसे प्रिंस की तरह ट्रीट नहीं करती। नुआन और सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि इवेंट के बाद किस तरीके से नील को छुपाकर यहाँ पर लाया जाएगा कि उसे वो साड़ी पहनाई जाए और क्लू का पता चले। उनके प्लान के हिसाब से नुआन मनोज को साड़ी पहनने के लिए बोलती है और उसके बाद
मनोज नील की जगह वहाँ पर ले लेगा और नील इस तरह चुपके से यहाँ पर आ जाएगी। इवेंट के दौरान चाय सावित्री और नील दोनों के साथ डिनर कर रहा होता है, वो भी इस प्लान में शामिल था। उसके बाद वो सावित्री के साथ चेस खेलने चला जाता है और पीछे से नील वहाँ से निकल जाती है और मनोज उसकी जगह ले लेता है। इधर नुआन छुपकर गार्ड्स पर ध्यान रख रही होती है, तभी पीछे से गिरी जाता है, लेकिन नुआन तो उसे दुश्मन समझकर अटैक करने वाली थी। गिरीश उसे बताता है अरे मैं हूँ। गार्ड को आता हुआ देखकर दोनों ही चुप जाते हैं। इस बीच ये दोनों काफी करीब आ गए थे। नुआन देखती है गिरीश के होठों पर चोट लगी है और उसकी चोट को ध्यान से देखने लग जाती है, जिस चक्कर में वो उसके और भी करीब आ गई थी। जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है वो उससे दूर हट जाती है और दोनों को ये काफी अजीब लग रहा था। ईला नील को वो व्हाइट साड़ी पहना देती है। उसके बाद नील चांद की रोशनी में आती है और एक बार फिर से वो पैटर्न चमकने लग जाता है और वो लोग जल्दी से नील की साड़ी की पिक ले लेते हैं, उस पैटर्न को वो अच्छे से देख सके। गिरीश नुआन से पूछता है क्या इतने फोटोग्राफ्स ठीक रहेंगे, लेकिन नुआन को तो उसको अपने इतने ज्यादा करीब देखकर शर्म आ रही होती है, इसलिए कोई जवाब नहीं दे पाती। ये सब होने के बाद नील वापस पैलेस में आ जाती है और इधर ये सभी कंप्यूटर पर उस साड़ी के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। अंकल रे बोलते हैं इस साड़ी पर जो पैटर्न है असल में वो एक मैप है जो उन्हें शाही चीन तक लेकर जाएगा, लेकिन वहाँ पर स्टिचिंग का एक पार्ट मिसिंग रहता है जिसे पूरा करने के बाद ही उन्हें सही मैप मिल पाएगा। नुआन बोलती है ये फैब्रिक बहुत ही पतला है और इस स्टिचिंग के धागे भी काफी अलग हैं। ईला बोलती है इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी है। एक्चुअली में ये एक खास तरीके के स्पाइडर के जालों से बना हुआ है। ये सुनते ही नुआन की तबीयत तो बिगड़ने लग जाती है। गिरीश बोलता है तुम ठीक तो हो ना? नुआन हाँ बोल देती है। अंकल रे बोलते हैं हम कंप्यूटर में इस डिजाइन को पूरा कर स्टिच करने की कोशिश करते हैं। इधर नुआन और गिरीश दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहा था, इसलिए रात में भी दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। इधर नीलिनी से सावित्री को पता चल जाता है अंकल रे आजकल किसी काम की वजह से गिरीश और नुआन से मिल रहे हैं। सावित्री इस बारे में अपने डैड को खबर भेज देती है, जिसके बाद उसके डैड शाही सुनार के पास आते हैं और उसे धमकाते हैं तुम्हें जो कुछ भी पता है वो सब बता दो। सुनार उसे राजमाता सरिता का वो ब्रेसलेट दे देता है जिसका खोया हुआ स्टोन मिल गया था। ये देखकर वो तो शॉक ही हो जाते हैं। सालों पहले खोया हुआ स्टोन अचानक से कैसे मिल गया। इवन उसे उस भविष्यवाणी के बारे में भी पता चल जाता है कि दूर देश से आई हुई लड़की ही मंत्रापुरा की खोई हुई समृद्धि और शाईचिन को वापस ला पाएगी। जिसके बाद सावित्री के डैड ये जानना चाहते थे उन दोनों बहनों में से कौन सी लड़की वो भविष्यवाणी लड़की हो सकती है। इधर अंकल रे बोल रहे होते हैं साड़ी की फैब्रिक काफी खास है जो स्पाइडर के जाल से बनी हुई है, इसलिए हमें उस स्पाइडर तक पहुंचना होगा। लेकिन वो मकड़ी तो केवल सिक्किम में ही पाई जाती थी, इसलिए उन्हें उस स्पाइडर को पाने के लिए सिक्किम में जाना होगा। इधर गिरीश को वीरान से पता चल जाता है उनके शाही सुनार के ऊपर कुशुता फैमिली ने हमला कर दिया था और उनसे सच भी जान लिया है। इधर नील इंडियन डांस और म्यूजिक और बाकी कल्चर के बारे में सीख रही होती है, लेकिन उसके लिए ये सब सीखना काफी मुश्किल हो रहा था। पर सावित्री तो इन सब में पहले से एक्सपर्ट थी क्योंकि वो एक इंडियन थी। सावित्री को उसके डैड का मैसेज मिलता है जिसमें उन्होंने वो भविष्यवाणी वाली बात उसे बता दी थी। जिसके बाद सावित्री नुआन से मिलती है और उसे बोलती है मुझे तुमसे डिस्कस करना है कुछ। एक्चुअली में तुम फॉरेनर हो ना, तुम्हें बहुत कुछ नहीं मालूम होगा, तुम्हारे लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। नुआन तो कंफ्यूज हो जाती है उसे सावित्री से रात में मिलना चाहिए या नहीं। एक्चुअली में सावित्री सच जानने के लिए नुआन को फंसा रही होती है। नुआन अपने डैड से बात कर रही होती है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो ऊंचाई पर चढ़ जाती है, तभी गिरीश वहाँ आ जाता है और वो उसे नीचे उतरने में हेल्प करता है। पर नुआन उस पर गिर जाती है तो गिरीश उसे संभालता है। गिरीश बताता है उस खास मकड़ी को ढूंढने के लिए हमें सिक्किम जाना होगा। नुआन तो डर जाती है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, मुझे मकड़ियों से डर लगता है। लेकिन गिरीश बोलता है तुम्हें जाना होगा क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी बहन और मेरे भाई का सवाल नहीं है कि मेरे पूरे राज्य का सवाल है। गिरीश उसके सामने घुटने टेक कर रिक्वेस्ट करता है प्लीज तुम मेरा साथ दो। नुआन बोलती है मुझे वो राइट पर्सन नहीं बनना है जो ये सब करे। गिरीश बोलता है मुझे भी तुम्हारे लिए डर लगता है और तुम्हारा यहाँ पर जो टाइम बर्बाद हो रहा है तुम उसके पैसे भी मुझसे ले सकती हो। नुआन बोलती है तुम मेरे टाइम को पैसों से नहीं खरीद सकते, रोते हुए वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में किंग अपने बेटों के साथ शिकार के लिए जाते हैं। सावित्री के डैड भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और किंग को धमकी देता है, तुम्हें शाही चिन्ह के बारे में जो भी पता है वो बता दो, क्योंकि इतनी आसानी से मंत्रा पूरा हम अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। पर मुझे भविष्यवाणी वाली बात भी पता चल गई है। लेकिन किंग को उसकी धमकियों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा उसे ही धमका देते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ वरना शिकार के बहाने मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। उसके जाते ही किंग गिरीश को बोलते हैं, नुआन को सुरक्षित रखने के लिए हमें उसे वापस भेज देना चाहिए। सावित्री के डैड इन सब के बारे में अपनी बेटी को लिखकर भेज देते हैं, जिसके बाद सावित्री एक नया प्लान बनाती है। सावित्री अपनी हेल्पर मनी को एक शैमन के पास भेजती है, जो उसे 2 पोशंस देती है, जिसमें से एक ट्रू होता है और दूसरे वाला लव। नील की हेल्पर नालंदा उसे उस शमन से मिलते हुए देख लेती है। इधर सावित्री के डैड राजमाता सरिता का ब्रेसलेट क्वीन शशि को दे देते हैं। शशि उसका खोया हुआ स्टोन वापस देकर शॉक हो जाती है। सावित्री के डैड उन्हें धमकी देते हैं, मेरी बेटी सावित्री ही यहाँ की रानी बननी चाहिए। क्वीन शशि आकर गिरीश से मिलती है और उससे सच जानने की कोशिश करती है। वो उसे राजमाता सरिता के खोए हुए स्टोन के बारे में और शाही चिन्ह के बारे में, इवन उस भविष्यवाणी के बारे में पूछने लग जाती है, लेकिन गिरीश उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। इधर इला नुआन के पास आती है और बोलती है, प्रिंस गिरीश ने कहा है कि नुआन को वापस अपने देश लौट जाना चाहिए। ये सुनकर नुआन को बुरा लगता है, वो मुझे ऐसे वापस कैसे भेज सकता है, और गिरीश को आकर बोलती है, आज सुबह तो तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं यहाँ पर रुक जाऊँ और तुम्हारा साथ दूं, लेकिन अब जबरदस्ती तुम मुझे यहाँ से वापस भेज रहे हो। गिरीश बोलता है, तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी सहना पड़ा मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। नुआन बोलती है, मैं तुम्हारे साथ सिक्किम नहीं जा रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हो गई ना, और तुम मुझे वापस भेज रहे हो। एक्चुअली मैं वो गिरीश से प्यार करने लगी थी, इसलिए उसे बुरा लग रहा था कि गिरीश तो उसे कुछ समझता ही नहीं है और उसे खुद से दूर भेज रहा है। इसलिए नुआन बोलती है, ठीक है प्रिंस, मैं यहाँ से जल्दी वापस चली जाऊंगी। लेकिन गिरीश भी मजबूर था, वो चाहकर भी अपनी फीलिंग उसे बता नहीं सकता था, इसलिए नुआन भी रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। अपने रूम में आने के बाद उसे सावित्री का भेजा हुआ नोट मिलता है। एक्चुअली में उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। इधर नील क्वीन को अपनी कढ़ाई की डिजाइन दिखा रही होती है, लेकिन क्वीन को उसका डिजाइन पसंद नहीं आता। ये कैसी कढ़ाई की है तुमने, दोबारा बना कर लाओ जो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। जिसके बाद नील सारी रात जाकर फिर से कढ़ाई करने का प्लान करती है। इधर नुआन छुपकर सावित्री से मिलने के लिए आती है। इधर सावित्री ने धूप बत्ती जलाई हुई होती है ताकि नुआन पर उस पोषण का असर हो, और उसकी चाय में वो पोषण मिला दी थी। इन्हीं के बाद वो नशे में हो जाती है। सावित्री उससे उस शाही चिन्ह के बारे में पूछती है। नुआन उसे सच बता देती है, उसका एक मैप है, लेकिन उन्हें उसके लिए एक स्पाइडर की जरूरत है जो उन्हें सिक्किम में मिलेगी। सावित्री पूछती है, वो मैप कहाँ पर है, लेकिन नुआन तो अपना ही दुख गाने लग जाती है। अगर मैं उसके साथ सिक्किम जाती तो वो मुझे जरूर अपने दिल की बात शेयर करता। सावित्री फिर से उससे पूछती है, वो मैप कहाँ है। अभी नुआन के अंदर राजमाता सरिता की आत्मा आ जाती है, जो उसे हिंदी में बोलती है, मैप हमारे पास है, आकर ले लीजिए। सावित्री तो वहाँ से डरकर भाग जाती है और नुआन बेहोश हो जाती है। इधर नील ने जो कढ़ाई की थी वो फिर से बेकार बनी थी। तभी राजमाता सरिता की आत्मा आकर और नील को कढ़ाई करना सिखाती है और उसे बताती है, एक फूल औरत की सुंदरता और उसके प्यार का प्रतीक होता है, इसलिए उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक्चुअली में नील को लग रहा था ये कोई लेडी है, लेकिन उसे पता नहीं था ये राजमाता सरिता की आत्मा है। इधर नुआन होश में आ जाती है, लेकिन अभी भी उस पर पोषण का नशा था। रास्ते में वो गिरीश से मिलती है। गिरीश उससे पूछता है, तुम कहाँ थी। नुआन उसे बता देती है, मैं सावित्री से मिलने के लिए गई थी, उसे मेरी बहन के बारे में कुछ बातें करनी थी। गिरीश बोलता है, तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना। नुआन बोलती है, क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उसे किस कर देती है। गिरीश तो स्माइल करने लग जाता है। तभी नुआन दुखी होकर कहने लग जाती है, तुम कितने ज्यादा मतलबी हो, तुम अपने से दूर मुझे वापस क्यों भेज रहे हो। ये बोलकर लुढ़क जाती है। गिरीश उसे संभालता है। नुआन बोलती है, मुझे तुम्हारी पीठ पर बैठकर सवारी करनी है, चलो घोड़ा बनो। जिसके बाद गिरीश उसे पिगी बैग देकर लेकर जाने लगता है। गिरीश बोलता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए जहाँ भी तुम रहोगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। नुआन ने तो ये सब सुना नहीं था, क्योंकि वो सो चुकी थी। नेक्स्ट डे नुआन होश में आने के बाद इला को सब कुछ बता देती है। इला बोलती है, सावित्री ने तुम्हें
ट्रुथ का पोषण दिया है तो यहाँ पर इलीगल है। नुआन इंडिया से जाने के लिए निकल रही होती है। चाय उसे बोलता है एयरपोर्ट पर मेरा स्टाफ तुम्हारा ध्यान रखेगा। इधर सावित्री अपने डैड को सब कुछ बता देती है, मैप, सिक्किम और स्पाइडर के बारे में, और बोलती है मुझे पूरा यकीन है नुआन ही वो भविष्यवाणी वाली लड़की है। उसके डैड को पता चलता है नुआन वापस थाईलैंड जा रही है तो उसे एयरपोर्ट से ही किडनैप करने का प्लान बनाता है। नुआन एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो उसे स्टाफ की एक लेडी मिलती है, उसका ध्यान रख रही थी। सावित्री के डैड के आदमी भी नुआन को किडनैप करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन गिरीश भी मास्क लगाकर वहां पर पहले से ही पहुंचा हुआ था क्योंकि उसे पूरा डाउट था सावित्री के डैड जरूर कुछ न कुछ करेंगे। तो स्टाफ वाली लड़की को कॉल कर नुआन को सेव करने के लिए कहता है। वो लड़की नुआन को वॉशरूम में लेकर जाती है। वो नुआन को बेहोश कर उसके कपड़े पहन लेती है और उसे अपने कपड़े पहना देती है। गिरीश नुआन को वहाँ से ले जाता है। वो लड़की उन गुंडों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती है। वो देखते हैं ये तो कोई और लड़की है। सावित्री के डैड को जब पता चलता है उनका प्लान फेल हो गया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। अपने आदमी अरुण को बोलते हैं तुम सिक्किम जाओ। नुआन जब होश में आती है तो अपने आप को एक घर में पाती है। बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो एक लड़के को खड़ा देखकर उसे हिट करने वाली थी, लेकिन ये तो गिरीश जी था। गिरीश पूछता है तुम ठीक तो हो ना, जल्दी से नाश्ता कर लो और उसके बाद तैयार हो जाओ, फिर हमें सफर पर जाना है। नुआन तो गुस्सा करने लग जाती है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? पहले तो तुम मुझे अपने घर से भगा रहे थे। मेरा सामान कहाँ पर है? मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है वो तो किसी अनजान जगह पर है। गिरीश उसे बताता है हम साथ में सिक्किम जा रहे हैं स्पाइडर को ढूंढने के लिए। सावित्री के डैड को सारी सच्चाई उस सुनार से पता चल गई है। इवन अबू ने तुम्हारे बारे में भी पता है, इसलिए मुझे तुम्हें थाईलैंड वापस भेजने का नाटक करना पड़ा। सच्चाई जानने के बाद नुआन शांत हो जाती है। गिरीश बोलता है तुम्हारी बहन की सेफ्टी और उसे रानी बनाने के लिए उस शाही चिन्ह का मिलना बहुत ही जरूरी है और मैं नहीं चाहता पशुता फैमिली के बुरे लोग मंत्रापुरा पर राज करें, और अगर ये जरूरी नहीं होता ना तो मैं इस मुसीबत में तुम्हें कभी नहीं घसीटता। नुआन मान जाती है और वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है। इधर नील ने फाइनली बहुत ही सुंदर कढ़ाई की होती है। जब वो उस कढ़ाई को क्वीन को दिखाती है तो क्वीन तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। आज से मैं तुम्हें पर्सनली खुद ट्रेन करूंगी। क्वीन को जब पता चलता है कि नुआन थाईलैंड चली गई है तो वो नील को सुनाने लग तुम्हारी बहन कैसी इनरिस्पॉन्सिबल है। इधर नुआन जाने के लिए तैयार हो जाती है। गिरीश उसे देख रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। नुआन बोलती है ये मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ये सब मैं अपनी बहन के लिए कर रही हूँ। इसे तुम इतने दांत क्यों दिखा रही हो? गिरीश बोलता है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। नुआन तो शर्माने लग जाती है। गिरीश नुआन की सीट बेल्ट लगाता है और हिंदी में बोलता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो। लेकिन नुआन बोलती है तुम मुझे कुछ बुरा बोल रहे हो ना? गिरीश बोलता है नहीं तो। नुआन बोलती है तुमने मेरी बुराई की है ना? गिरीश बोलता है अरे मेरी माँ ऐसा नहीं है। दोनों सिक्किम जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक जगह रुक जाते हैं। गिरीश नुआन को बताता है मनोज और वीरान भी उन्हें ज्वाइन करेंगे। नुआन तो अपनी ड्रेस की तारीफें करने लग जाती है। गिरीश बोलता है क्या तुम ऐसी ड्रेसेस पहनना चाहती हो? नुआन तो शौक हो जाती है। इधर नील जैसे ही सावित्री को देखती है उसे उस पर गुस्सा आ जाता है उसकी हरकतें देखकर, जिस चक्कर में दोनों एक दूसरे को चाटे लगाने लग जाती है। तभी क्वीन वहाँ पर आ जाती है। तुम दोनों ये क्या घटिया औरतों वाली हरकतें कर रही हो? तुम दोनों को घुटनों के बल सारी रात बैठना होगा, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। वो दोनों ठंड में बाहर बैठी रहती हैं। भी ये देख रहा होता है उसे नील की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसे अपना ब्लेजर दे देता है। मैं भी तुम्हारे पास यहीं पर रुकना चाहता हूँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। नील बोलती है मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। सावित्री तो इनका प्यार मोहब्बत देखकर जल रही होती है। सावित्री को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो नील उसे अपना जैकेट ऑफर कर देती है, लेकिन सावित्री बोलती है तुम इस जैकेट को अपने पास ही रख लो क्योंकि मैं तुमसे बाकी सब कुछ छीनने वाली हूँ। क्वीन शशि भी ये सब देखकर परेशान हो जाती है कि उनका बेटा भी इतनी रात में बाहर ठंड में बैठा हुआ है। इधर इन लोगों को रास्ते में अंकल रे और बाकी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। नुआन अंकल रे को बताती है मुझे मकड़ियों से बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे नहीं लगता मैं वहाँ तक जा भी पाऊंगी। अंकल रे बोलते हैं
तुम्हारी वजह से हमें बहुत सारे क्लू मिले हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है उस स्पाइडर तक तुम ही हमें पहुंचाओगी। गिरीश को देखो, उस पर कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है। उसे बचपन में ही इस भविष्यवाणी के बारे में पता चल गया था, इसलिए तब से वो उस खास लड़की का इंतजार कर रहा है जो कि तुम हो। रात में नुआन सो जाती है। गिरीश उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। नुआन सपने में देखती कि वो एक मार्केट में है और वहाँ पर एक छोटी लड़की मंद्रापुरा के खास फूल को लेकर खड़ी हुई है। नुआन उस लड़की के पीछे जाती है। वो लड़की एक घर में जाती है। नुआन जैसे ही घर के अंदर आती है, वो देखती है वो लड़की तो गायब हो गई और उसे वहाँ पर एक स्पाइडर दिखाई देता है। नुआन तो डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। एक्चुअली मिस फोबिया की वजह से नुआन अपनी बॉडी को भी हिला नहीं पाती। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, पर किसी को भी हेल्प के लिए भी नहीं बुला पाती। नेक्स्ट डे सभी निकलने की तैयारी करते हैं। गिरीश देखता है नुआन तो अभी तक सोई हुई है। नुआन फिर से उसी स्पाइडर का सपना देखती है। इसके बाद वो जागकर डर की मारी गिरीश को गले लगा लेती है। गिरीश उसे शांत कर कर पूछता है क्या हुआ है। नुआन उसे बताती है मैंने एक डरावना सपना देखा। नुआन अंकल रे को बोलती है स्पाइडर फार्म में पहुंचने के बाद मैं अंदर नहीं जाऊंगी। क्वीन दोनों की सजा को मॉर्निंग में खत्म कर देती है। नलिनी सावित्री के डैड को यहाँ की सारी खबरें भेज रही होती है, जो कि हीला सुन लेती है। इधर ये सब स्पाइडर फार्म में पहुँच जाते हैं। गिरीश नुआन को बोलता है तुम बाहर ही मेरा वेट करो। मनोज को नुआन की सेफ्टी के लिए बाहर छोड़कर सबके साथ अंदर जाता है। देखते हैं वहाँ पर तो बहुत सारे स्पाइडर्स हैं। तभी सावित्री के डैड का आदमी अरुण अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और उन पर हमला कर देता है। दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। नुआन को अपने सपने वाली वही छोटी बच्ची दिखाई देती है। वो उसकी तरफ जाने लगती है। तभी एक आदमी नुआन को गोली मारने वाला था, लेकिन गिरीश ये देख लेता है, इसलिए वो नुआन को सही टाइम पर बचा लेता है और नुआन से पूछता है तुम ऐसे कहाँ जा रही थी। नुआन देखती है तो उसे वो छोटी बच्ची कहीं दिखाई नहीं देती। गिरीश नुआन को बोलता है तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करो, मैं वहाँ पर सब कुछ संभाल कर आता हूँ। इधर अंकल रे पूरे फार्म को ही ब्लास्ट कर देते हैं और अरुण अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। नुआन को फिर से एक बार वही छोटी बच्ची दिखाई देती है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। गिरीश भी जब वापस आता है उसे नुआन कहीं नहीं दिखती। वो एक आदमी की हेल्प से नुआन को ट्रैक करता है। फिर नुआन गुफा तक पहुँच जाती है। वो छोटी बच्ची अपने हाथ में लिया हुआ फूल नुआन को स्मेल करने के लिए देती है। जैसे ही नुआन उस फूल को सूंघती है, अपना होश खो देती है। नुआन उस गुफा के अंदर जाती पर एक अलग तरीके की मकड़ी होती है और उसके साथ छोटी छोटी मकड़ियाँ भी थी। नुआन उस मकड़ी को अपने हाथ में ले लेती है और उसके साथ सारी छोटी मकड़ियाँ भी उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। नुआन अपने होश में नहीं थी, इसलिए उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। गिरीश भी अपने साथी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता और ये सब देखकर शॉक हो जाता है। गिरीश वो सारी मकड़ियों को एक बोतल में डाल लेता है। थोड़ी देर बाद नुआन होश में आ जाती है और अपने हाथ में मकड़ी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। गिरीश उसे शांत रहने के लिए बोलता है और उस मकड़ी को भी बोतल में डाल लेता है। नुआन तो डर के मारे बेहोश ही हो जाती है। गिरीश उसे संभालता है। वो देखता है नुआन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो उसे सीपीआर देता है, यानी कि किस करता है और अरुण सावित्री के डैड को कॉल कर कर बताता है। वो सब उनके हाथ से निकल गए हैं। डैड तो गुस्सा करने लग जाते हैं। अगर उन्हें वो मकड़ी मिल गई होगी तो चाहे कुछ भी करो, लेकिन उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। इधर सावित्री आधी रात को काउंसिल के मेंबर से मीटिंग करती है और उन्हें लालच देती है अगर तुम लोग मेरी क्राउन प्रिंसेस बनने में हेल्प करोगे तो बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। इधर गिरीश को नुआन की चिंता हो रही होती है। नेक्स्ट डे नुआन बेहोश में आ जाती है। वो एक गांव के पास रुके हुए होते हैं। गिरीश नुआन के पास आकर बोलता है सॉरी कल जो हुआ उसके लिए, वैसे तुम्हारी वजह से ही हमें वो मकड़ी मिल पाई। नुआन बोलती है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। गिरीश उसे चलने के लिए बोल रहा होता है। नुआन चक्कर आने की नौटंकी करने लग जाती है। गिरीश को तो उसकी फिक्र होने लग जाती है। तुमने कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए तुम्हें चक्कर आ रहे होंगे। नुआन तो उसे छेड़ने लग जाती है। मेरे 3 एक्स बॉयफ्रेंड थे। ये सुनकर गिरीश को तो जेलसी होने लग जाती है। क्या तुम्हारे 3 बॉयफ्रेंड थे? नुआन बोलती है क्या तुम उनके बारे में जानना चाहते हो? तभी उन्हें एक बच्चा बुलाने लग जाता है। तो गिरीश नुआन का हाथ पकड़कर बोलता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में हम बाद में जान लेंगे। जिस गांव में ये दोनों रुके हुए थे वहाँ के लोकल लोगों के साथ बैठकर ये लोग खाना खाते हैं और रात में जब वो डांस करते हैं तो उनके साथ ये लोग भी डांस करते हैं। नुआन तो बहुत ज्यादा खुश थी और गिरीश तो बस उसे ही देखे जा रहा था। नुआन बोलती है अगर तुम मंद्रापुरा के प्रिंस नहीं होते तो तुम क्या करते? गिरीश बोलता है अगर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ना होती ना तो मैं बहुत सारा सोता और खूब खाना खाता। दूर देश से आने वाली लड़की की भविष्यवाणी के बारे में जानने के बाद मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया।
अब तो मुझे लगता है मुझे कभी किसी से प्यार ही नहीं होगा। नुआन बोलती है, अगर तुम चाहोगे तो क्यों नहीं प्यार होगा तुम्हें। इधर सावित्री के डैड क्वीन शशि से मिलते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं, राजमाता सरिता के बारे में, उनकी साड़ियों के बारे में और उस मकड़ी के बारे में, और उनसे अपना साथ देने के लिए बोलते हैं। लेकिन क्वीन बोलती है, मैं वही करूंगी जो मेरे राज्य मंत्रापुरा के लिए अच्छा रहेगा। जिसके बाद वो इला के पास आती है और उन्हें बोलती है, मुझे राजमाता सरिता की साड़ी देखनी है। इला ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाती क्योंकि वो एक क्वीन थी, इसलिए वो राजमाता सरिता की साड़ी दिखाने के लिए उन्हें लेकर आती है। तभी वहाँ पर राजमाता सरिता आ जाती है और वो वहाँ पर एकदम ठंड कर देती है और वो ठंड की मारी जमकर बेहोश हो जाती है। उन्हें वापस उनके महल में लाया जाता है। उनकी इतनी ज्यादा हालत खराब देखकर चाय और किंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर सावित्री भी एक नया खतरनाक गेम खेलने वाली थी। वो अपनी हेल्पर मनी को वहाँ की शाही टीचर के पास भेज देती है, यानी कि उन्हें भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। वो टीचर मनी को एक जहरीला ऑयल देती है, इसकी बूंदों को तुम फ्लोर पर डाल देना। जैसे ही नील की स्किन इसके कांटेक्ट में आएगी, ये पॉइजन उसकी बॉडी में फैलने लग जाएगा। उसके बाद वो मर जाएगी। मनी उस ऑयल को लेकर आती है, पर उसकी कुछ बूंदे उसके हाथ पर गिर जाती है, तो वो उसे साफ करने लग जाती है। सावित्री और नील दोनों ही डांस की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार होती हैं। यहाँ पर वो वाली टीचर भी होती है। नी ने पहले ही फ्लोर पर वो ऑयल डाल दिया था। नील उस पर डांस करने लग जाती है, जिस वजह से पॉइजन उसके पैरों पर लग जाता है और उसे जलन हो रही थी। लेकिन फिर भी नील डांस करने की कोशिश करती है तो वो गिर जाती है, जिस वजह से वो ऑयल उसके हाथ पर भी लग जाता है। नील को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। चाय को भी इस बारे में पता चल गया था, इसलिए देखने आता है। डॉक्टर चेक कर कर उसे बताता है इस पर वाइपर पॉइजन का असर है और इसका कोई इलाज नहीं, इसलिए इन्हें बचाना भी बहुत मुश्किल है। इसका सिर्फ एक इलाज है कि जितनी स्किन उस जहर के कांटेक्ट में आई है उतनी स्किन को जला दिया जाए। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही दर्दनाक होता है। क्वीन शशि को भी इस बारे में पता चलता है कि किसी ने नील को वो पॉइजन दे दिया है, इसलिए उन्हें नील की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आती है। इवन रानी शशि को भी इस जहर के इलाज के प्रोसेस के बारे में पता था, इसलिए वो इस इलाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। चाय अपनी मोम से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज कैसे भी करके मेरे प्यार को बचा लीजिए। इधर मनी पर भी उस जहर का असर होने लग जाता है, क्योंकि कुछ बूंदे उसके हाथ पर भी पड़ी थी। सावित्री को ये पता चल जाता है तो वो उस पर भड़कने लग जाती है। नलिनी से बोलती है, इस लड़की को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, सबको हमारी सच्चाई पता चल जाएगी। चाय सावित्री को वॉर्न करता है, मेरी नील को जिसने भी हर्ट करने की कोशिश की है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मेरे हाथ में एक बार सबूत लग जाए। इधर नुआन अंकल रे से पूछती है, आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक। अंकल रे बताते हैं, एक बार मैं अमेरिका गया था तो मुझे एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो यहाँ मेरे देश में आकर नहीं रह सकती थी और मैं भी अपने देश को छोड़कर नहीं जा सकता था, इस वजह से हमारी लव स्टोरी अधूरी रह गई। के बारे में बताने लग जाते हैं, उसे तो अपने प्यार का इंतजार कितने सालों से है। गिरीश और नुआन मंत्रापुरा के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक जगह गिरीश और नुआन अंकल रे के साथ रुकते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सावित्री के डैड के आदमी आकर हमला कर देते हैं और नुआन को उठाकर लेकर चले जाते हैं। इधर क्वीन नील का इलाज करा रही होती है, जो कि काफी पेनफुल प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी नील उसे ऐसे तैसे कर कर सहन कर रही थी। गिरीश ऐसे तैसे कर कर नुआन को उनकी गिरफ्त से छुड़वा लेता है, लेकिन सावित्री के डैड का आदमी अरुण अंकल रे पर गोली चला देता है, जिस वजह से वो घायल हो जाते हैं। थोड़ी देर अंदर आने के बाद वो बोलते हैं, तुम दोनों को मंत्रापुरा का आगे का सफर अकेले ही करना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। गिरीश बोलता है, मैं आपको उठाकर ले जाऊंगा। अंकल रे बोलते हैं, ऐसा करने से हम तीनों ही पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि सावित्री के डैड अपने आदमियों के साथ उसी तरफ आ रहे होते हैं। अंकल रे बोलते हैं, मंत्रापुरा का भविष्य अब तुम लोगों के हाथों में है। इन मकड़ियों को लेकर मंत्रापुरा तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। और चाय से बोलना, जब वो किंग बनेगा ना तो मैं जहाँ भी रहूंगा बहुत खुश रहूंगा। ना चाहते हुए भी अंकल रे को छोड़कर नुआन को वहाँ से लेकर निकल जाता है। नुआन तो बहुत ज्यादा दुखी थी, इसलिए रो रही थी। सावित्री के डैड अपने आदमियों के साथ अंकल रे तक पहुँच जाता है। अंकल रे वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन सावित्री के डैड इसमें भी बच जाते हैं। इधर नुआन और गिरीश अंकल रे के लिए बहुत ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं, क्योंकि वो मर गए थे। गिरीश नुआन को वहाँ से लेकर भाग रहा होता है, लेकिन अरुण उनके पीछे पड़ा हुआ था,
इसमें गिरीश का हाथ घायल हो जाता है। गिरीश नुआन को वहाँ से दूर ले जाता है और उसे मकड़ियों का जाल देकर बोलता है, अब मंत्रापुरा का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। अब इसे अकेले ही मंत्रापुरा तक पहुँचाना होगा। नुआन बोलती है, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। तभी अरुण भी वहाँ पर आ जाता है तो गिरीश नुआन को लेकर उस पहाड़ से कूद जाता है। नुआन जब होश में आती है तो वो देखती है वो दोनों नदी के किनारे पर पड़े हुए हैं। नुआन गिरीश को होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन वो होश में नहीं आता। तभी नुआन देखती है मकड़ी का जाल तो पानी में बह रहा है, इसलिए नुआन उसकी तरफ उसे लेने जाती है। लेकिन नुआन के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसे मकड़ियों से डर लगता था, पर वो अपने डर पर काबू पाकर उस जाल को ले लेती है। लेकिन उसके बाद वो खुद भी पानी में डूबने लग जाती है। नुआन को लगता है शायद यही उसका अंत है और विश करने लग जाती है, काश गिरीश मंत्रापुरा का प्रिंस नहीं होता तो उसे वो फ्रीडम मिलती जो वो चाहता था, यानी कि उस पर प्रिंस बनने की जिम्मेदारी नहीं रहती और वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी पाता। इधर वीरान और मनोज को भी पता चल जाता है कि अंकल रे मर चुके हैं। फिर उन्हें लगता है गिरीश और नुआन भी ऊपर से कूदकर मर चुके हैं। ये खबर पैलेस तक भी पहुंच गई थी। वो लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। ऊपर से नील भी मरने की कगार पर थी। क्वीन शशि प्रेयर करती हैं, कैसे भी कर नील और नुआन को प्रोटेक्ट कर लीजिए। चाय भी अपने मोम के गले लगकर रोने लग जाता है, पर गिरीश और नुआन मरे नहीं थे, उनकी जान बच गई थी। नुआन मैजिक से पानी से बाहर आ जाती है और गांव के लोग उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही गिरीश होश में आता है नुआन उसे रेस्ट करने को बोलती है। गिरीश बोलता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हमें मंत्रापुरा के लिए निकलना होगा। इधर नील भी होश में आ गई थी और वो एकदम ठीक भी हो गई थी और क्वीन को बोलती है, मैं फिर से क्राउन प्रिंसेस बनने की ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। इधर नुआन और गिरीश मंत्रापुरा के लिए निकल जाते हैं। नुआन गिरीश को अंकल रे की सैड लव स्टोरी के बारे में बताती है और बोलती है, तुम पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए तुम भी जैसी लाइफ जीना चाहते हो वैसे नहीं जी सकते हो। गिरीश बोलता है, मैं खुश हूँ, एटलीस्ट मेरा भाई उस लड़की से शादी कर रहा है जिससे वो प्यार करता है। नुआन बोलती है, इस बार देखना मंत्रापुरा में प्यार की ही जीत होगी। गिरीश तो इमोशनल होकर उसे हक कर लेता है और बोलता है, प्रॉमिस करो आज के बाद दोबारा कभी अपनी जान ऐसे खतरे में नहीं डालोगी। नुआन बोलती है, ये प्रॉमिस तुम्हें भी मुझसे करना होगा। नेक्स्ट सीन में नालंदा मनोज को बोलती है, हमें मनी के बारे में पता लगाना चाहिए क्योंकि वो अचानक से पहले से गायब हो गई है। इधर प्रिंस चाय नील से मिलने के लिए आता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। नील पूछती है, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? चाय बोलता है, जब तुम इतनी तकलीफ से गुजर रही थी तो मैं तुम्हारे रूम के बाहर ही खड़ा था। नील बोलती है, चिंता मत करो, तुम मेरी चॉइस हो और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। बोलती है, मैंने नुआन और गिरीश को सपने में देखा था। ये सुनकर चाय और भी ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो उसे बता नहीं सकता था कि वो दोनों तो मर चुके हैं और वो उसे हक कर लेता है। इधर सावित्री के डैड का तांत्रिक अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से पता लगा लेता है कि गिरीश और नुआन अभी भी जिंदा हैं। इस बारे में सावित्री के डैड को भी बता देता है। सावित्री के डैड अपने आदमी मनोज को बोलते हैं, या तो उन दोनों की डेड बॉडी लेकर आओ, अगर जिंदा है तो उन दोनों को मार दो। इधर ये दोनों जंगल में कैंप लगाकर रुके हुए होते हैं। गिरीश बोलता है, इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है और अपना ब्लैंकेट नुआन को देने लग जाता है। लेकिन नुआन बोलती है, मेरे पास ऑलरेडी ब्लैंकेट है, मुझे जरूरत नहीं। इससे तुम्हें ज्यादा चोट लगी है तो इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत है। दोनों उसी कैंप में साथ में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गिरीश बोलता है, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? देखो ना कितनी लेट हो गए हैं। नुआन बोलती है, क्योंकि तुम घायल थे। इधर नालंदा और मनोज मनी को बाजार में पकड़ लेते हैं। उसके बाद वीरान मनी से इंक्वायरी करता है। मनी तो डर की मारी सब कुछ बक देती है कि सावित्री ने ही नुआन को वो पोषण दिया था उससे सच उगलवाने के लिए, और नील को भी वो पॉइजन सावित्री ने ही दिया था और वो पॉइजन डांसिंग टीचर ने दिया था उसे। इवन इन सब में सावित्री का साथ नीलिनी भी दे रही है। मनोज और वीरान ये सारी बातें आकर किंग को बता देते हैं। किंग बोलते हैं, हमें पता लगाना होगा सावित्री ने हमारे कितने काउंसिल मेंबर को पैसों का लालच देकर अपनी तरफ कर रखा है। इधर नुआन नोटिस करती है गिरीश की चोट से ब्लड निकल रहा है, इसलिए उसे उसकी चिंता होने लग जाती है और वो उसे आराम करने के लिए बोलती है। लेकिन गिरीश बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, हमें तुरंत अभी मंत्रापुरा पहुँचना होगा। नुआन उसे बैकपैक ले लेती है और दोनों मंत्रापुरा की तरफ निकल जाते हैं।
इधर चाय अपने भाई गिरीश की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होता है और बचपन की यादों को याद करने लग जाता है कि वो दोनों मिलकर मंत्रापुरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। प्रेजेंट में नुआन गिरीश को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। चाय दोनों को जिंदा देखकर शॉक हो जाता है। गिरीश को घायल देखकर वो वीरान को बुलाता है। वो उसकी मलहम पट्टी कर देता है। इला भगवान का शुक्रिया अदा करती है नुआन और गिरीश की रक्षा करने के लिए। गिरीश बोलता है, पैलेस में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं और नुआन जिंदा हैं। सावित्री के डैड को यही लगना चाहिए कि नुआन और वो स्पाइडर दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। पैलेस में नील के साथ जो कुछ भी हुआ था चाहे वो सारी बातें गिरीश को बता देता है। गिरीश बोलता है इस बारे में अभी नुआन को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ऑलरेडी वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। गिरीश को नुआन की फिक्र हो रही थी इसलिए वो उसके पास जाता है। वो देखता है ये तो सो रही है। इधर किंग तीनों डांस टीचर को बुलाते हैं और उनसे नील की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। जिस टीचर ने नील के लिए वो पॉइजन दिया था वो बहुत ज्यादा डर जाती है। किंग को डाउट हो जाता है जरूर यही वो टीचर है जिसने वो पॉइजन दिया था। इधर क्वीन भी अपनी असिस्टेंट नलिनी को बुलाती है और उसे बोलती है तुम्हें सावित्री की जगह हमारी फैमिली के साथ अपनी वफादारी को दिखाना चाहिए। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। नलिनी तो रोने धोने की नौटंकी स्टार्ट कर देती है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन फिर भी मैडम सुधरती नहीं है। फिर भी वो सावित्री के साथ ही मिली होती है। वो सावित्री का मैसेज उसके डैड तक पहुंचाती है। इधर क्वीन शशि इला को बताती है मैंने नलिनी को मौका इसलिए दिया है क्योंकि मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही मानती हूँ। नुआन गिरीश के पास बैठी होती है। गिरीश तो मजे से नींद ले रहा होता है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है नुआन उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना? गिरीश हाँ बोल देता है। वैसे दोपहर हो गई है, तुमने अभी तक मुझे उठाया क्यों नहीं था? नुआन बोलती है एक दिन के लिए ही सही, पर मैं चाहती थी तुम बिना किसी चिंता के आराम से सो जाओ और तुम्हारा लेट तक सोकर उठने का सपना पूरा हो जाए। गिरीश तो उसकी नौटंकी देखकर हंसने लग जाता है। से मुझे भूख लगी है। नुआन बोलती है पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। ऐसे मेरे जैसी लड़की तुम्हें इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। गिरीश तो हंसने लग जाता है। पता नहीं उसका क्या होगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। नुआन बोलती है मुझसे शादी करने वाले लड़कों की तो लाइन लगी हुई है। दोनों ब्रेकफास्ट में साथ में मिलकर सूप पी रहे होते हैं। नुआन के लिप्स पर सूप लग जाता है तो गिरीश उसे पूछने लग जाता है और बस उसे देखने लग जाता है। काश ये पल यहीं पर रुक जाए, पर समय कहाँ किसी के लिए रुकता है। सावित्री फिर से डांस ट्रेनिंग के लिए आती है। उसे तो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस ट्रेनिंग में तो वही जीतेगी, क्योंकि नील को तो रिहर्सल करने का टाइम नहीं मिला। ऊपर से उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। दोनों डांस प्रोफेसर बात कर रही होती है कि नील को इस ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस पॉइजन का असर अभी भी उसकी बॉडी में है और अगर वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करेगी तो उसकी जान भी जा सकती है। इवन नील को अगर कोई सैड न्यूज भी मिलती है तो उससे उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी और इससे भी उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन फिर भी नील ट्रेनिंग के लिए आ जाती है। देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि नील किसी भी हालत में ये प्रूफ करना चाहती थी कि वो मंत्रापुरा की रानी बनने के पूरी योग्यता रखती है। इसके लिए वो कोई भी रिस्क उठाने को भी तैयार थी। पर सावित्री भी बहुत चालाक थी। वो जानकर उसे ऐसे डांस मूव करने को कहती है जिससे नील की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। नील के लिए वो डांस मूव को करना काफी मुश्किल हो रहा था। चाय भी वहाँ पर आ जाता है। वो नील को रोकने को कहता है, लेकिन नील उसकी भी नहीं सुनती और बार बार डांस करने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में वो नीचे भी गिर जाती है। लास्ट में तो वो खून की उल्टी करके नीचे गिरती है। उसे पकड़ लेता है। नुआन और गिरीश आपस में अंकल रे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अभी वहाँ पर वीरान आता है और उनको नील की कंडीशन के बारे में बता देता है। नुआन परेशान होकर तुरंत अपनी बहन से मिलने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन गिरीश उसे पकड़कर रोकने लग जाता है। नुआन उस पर गुस्सा करने लग जाती है, लेकिन गिरीश उसे फोर्सली रोकने लग जाता है। नुआन उसे दूर हटा देती है। तुम्हारे लिए मंत्रापुरा ही सब कुछ है ना? मेरी बहन की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहन को ऐसे मरने नहीं दूंगी। गिरीश बोलता है तुम्हारे सामने जाने से सब कुछ बिगड़ जाएगा। नुआन बोलती है क्या तुम चाहते हो तुम्हारी माँ की तरह मेरी बहन भी मर जाए? गिरीश तो हर्ट हो जाता है। इवन उसके चोट से ब्लड भी निकल रहा था। वो वहाँ से जाने लगता है। वीरान नुआन को बताता है आपकी बहन खुद ये लड़ाई लड़ना चाहती थी और ये हिम्मत उसे आपसे ही मिली थी। सुनकर नुआन रुक जाती है
इधर नील की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। वो डांसिंग टीचर जिसने उसे पॉइजन दिया, वो नील की इतनी ज्यादा सहन शक्ति को देखकर उसे काफी इम्प्रेस हो गई थी और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसलिए वो अपने साथी प्रोफेसर को उस पॉइजन का एंटीडोट दे देती है। नील उस एंटीडोट को पीने के बाद एकदम ठीक हो जाती है। इधर इला सिक्किम से लाई हुई उस मकड़ी को ठंड का एनवायरनमेंट देने के लिए राजमाता सरिता की उस साड़ी को वहीं पर रख देती है, जिससे वहाँ का एनवायरनमेंट काफी ठंडा हो जाता है और वो मकड़ी उस मैजिकल थ्रेड को प्रोड्यूस करने लग जाती है। इला कलेक्ट कर लेती है। नालंदा और मनोज भी होते हैं। नालंदा को तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो मनोज भी उसकी केयर करने लग जाता है। एक्चुअली में ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। नालंदा भी मंत्रापुरा के ब्लड वॉरियर के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। इधर नलिनी सावित्री के पास उसके डैड का मैसेज लेकर आ जाती है। सावित्री को पता चलता है नुआन और गिरिज दोनों की ही सिक्किम की ट्रिप में मौत हो गई है। ये जानकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जरूर नील को ये बात नहीं पता होगी, मुझे उसे ये बात जरूर बतानी चाहिए। नलिनी उसे ऐसा करने से रोकती है, उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो जानती थी इस न्यूज को जानने के बाद नील की तबीयत बिगड़ सकती है और उसके बाद उसकी मौत भी हो सकती थी। नुआन गिरिज से मिलने आती है। गिरिज उसे बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छे से रूम का इंतजाम कर दिया है ताकि तुम वहाँ पर अच्छे से रह सको। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। नुआन तो उसे देखे जा रही होती है। सावित्री चाय को आकर बोलती है, क्या तुम नील के लिए प्रेयर कर रहे हो? तुम अपने भाई गिरिज को क्यों नहीं बोलते? वो तो डॉक्टर है ना, वो नील का इलाज अच्छे से कर देगा। और उसे धमकी देती है, चाहे तुम नील के साथ रहना चाहो पर तुम्हारी रानी तो मैं ही बनूंगी। चाय बोलता है, मैं नील के लिए प्रेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है वो ठीक हो जाएगी। मैं तो भगवान से ये प्रेयर कर रहा हूँ कि वो मुझे तुम जैसे लोगों से बचाए। ये सुनकर सावित्री को गुस्सा आ जाता है और वो नील के पास जाने लगती है, लेकिन चाय उसे पकड़ लेता है और अंदर नहीं जाने देता। लेकिन सावित्री तो बाहर से ही चिल्ला के बोलने लग जाती है, तुम्हारी बहन मर चुकी है। नील तो ये सुनकर शॉक हो जाती है और रोने लग जाती है। क्वीन शशि बाहर आती है। सावित्री उन्हें ग्रीट करती है, लेकिन क्वीन को तो उस पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसे एक चाटा धर देती है। सावित्री तो ये देखकर शॉक ही हो जाती है। क्वीन बोलती है, तुम मेरे पैलेस से निकल जाओ। सावित्री बोलती है, ये तो सरासर अन्याय हो रहा है, आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। अंदर नील रो रही होती है और अपने आप को ब्लेम कर रही थी कि उसकी वजह से उसकी बहन मर गई। नालंदा उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। इधर वीरान नुआन और गिरिज को सारी बात बता देता है। नुआन बोलती है, मुझे तुरंत अपनी बहन से मिलना होगा। गिरिज उसे रोककर बोलता है, हमें बड़ी सावधानी से उसके पास जाना होगा। वो लोग गार्ड्स की नजरों से बचकर नील के रूम तक आ जाते हैं। नील तो अपनी बहन को जिंदा देखकर रोने लग जाती है और नुआन उसे हक कर लेती है। नुआन तो अपनी बहन की हालत को देखकर शौक हो गई थी। तुम्हारी ये हालत किसने की है? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसकी बहन बताती है, मैं बहुत ही ज्यादा तकलीफ से गुजरी हूँ। नुआन बोलती है, मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं और गिरिज जिंदा है। नील तो रोने लग जाती है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। नुआन उसे कंसोल करती है, हमें किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन वापस आने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी होकर रोने लग जाती है। गिरिज नुआन को अपना कंधा देता है। नुआन बोलती है, मेरी बहन तो चैलेंज हार गई है, अब वो रानी कैसे बनेगी? गिरिज बोलता है, शाही चिन्ह मिलने पर ही अब नील रानी बन सकती है क्योंकि शर्त के मुताबिक शाही चिन्ह लाने वाली लड़की ही रानी बनेगी। नुआन बोलती है, अगर ऐसा है तो मैं अपनी बहन की हेल्प जरूर करूँगी। दोनों उस साड़ी के पास आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर काफी ठंड थी, इसलिए गिरिश नुआन को ब्लैंकेट उड़ा देता है। सावित्री प्लान बनाती है कि वो अपना हक लेकर रहेगी और नलिनी को बोलती है, मेरे डैड और मैं काउंसलिंग मेंबर और मीडिया के सामने ये साबित कर देंगे कि रॉयल फैमिली ने उसके साथ अन्याय किया है और वो इस बारे में बात करने के लिए किंग के पास आती है। मुझे न्याय चाहिए। टाई स्टार्टिंग से ही नील को सपोर्ट कर रहा था, इवन उसे फेवर भी दे रहा है और मुझे इस पैलेस से बिना मेरी गलती बताए निकाल दिया जा रहा है कि सारे चैलेंज मैंने ही जीते हैं। चाय बोलता है, तुमने मेरी नील को नुकसान पहुंचाया है। सावित्री बोलती, सबूत कहाँ है? जब सबूत होना तुम्हारे पास तब बात करना।
ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और नलिनी को बोलती है, ये सब लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, जीत तो सिर्फ मेरी ही होगी। इधर किंग, क्वीन और अपने बेटे के साथ मिलकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमें खुद को तैयार रखना चाहिए सावित्री और उसके डैड की चालों का सामना करने के लिए। नेक्स्ट सीन में सावित्री के डैड मीडिया में इंटरव्यू देते हैं। इस तरीके से रॉयल फैमिली वाले उनकी बेटी के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये न्यूज देखकर पूरी रॉयल फैमिली परेशान हो जाती है। ये न्यूज देखने के बाद नील तो बोलती है, कोई भी डैड अपनी बेटी की चिंता तो करेगा ही। इवन उसे तो ये भी लग रहा था यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसकी वजह से ही हो रहा है। इसलिए वो चाय से मिलती है और उसे बोलती है, मैं अब क्वीन बनने के चैलेंज में हिस्सा नहीं लेना चाहती, क्योंकि अब मैं और किसी को हर्ट नहीं करना चाहती मेरी वजह से। चाय उसे समझाने की कोशिश करता है पर नील तो गिव अप कर देती है। इधर नुआन इला के साथ मिलकर उस साड़ी को ठीक करने की तैयारी करती है। दोनों विंटर जैकेट्स पहन लेती हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। नुआन साड़ी के पैटर्न को स्टिच कर रही होती है। यहाँ पर गिरीश भी आ जाता है तो नुआन उसे जल्दी से विंटर जैकेट पहना देती है कि उसे भी ठंड ना लगे। स्टिच करते वक्त नुआन के हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। गिरीश उसके हाथों को गर्म कर रहा होता है। वो सभी साड़ी पर बने हुए पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। एक्चुअली में उस पर फ्लावर फॉरेस्ट बना हुआ था, को राजमाता सरिता ने बनवाया था। इवन राजमाता सरिता ने उस फॉरेस्ट को इस तरीके से बनाया था जैसे कि वो एक भूल भुलैया हो। और इन्हें ये बात समझ आ जाती है, उस फ्लावर फॉरेस्ट से ही उन्हें शाही चिन्ह को पाने का मैप मिलेगा। नुआन अभी भी स्टिच कर रही होती है लेकिन बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। नुआन के हाथ में सुई लग जाती है लेकिन उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता, जो देखकर गिरीश को उसकी चिंता होने लग जाती है। और देखता है नुआन की बॉडी तो एकदम ठंडी पड़ गई है, इसलिए वो उसे गर्मी देने के लिए उसके साथ चिपक जाता है, जिसके बाद नुआन को अच्छा लगता है। चाय गिरीश और नुआन से मिलने के लिए आता है और उन्हें बताता है नील अब गिव अप कर रही है, वो अब क्वीन बनने के चैलेंज में शामिल नहीं होना चाहती। नुआन बोलती है, मेरी बहन ये सब अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए कर रही है जिससे वो प्यार करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कोई भी उसकी वजह से मुसीबत में पड़े। गिरीश चाय को समझाता है, तुम्हें उसे समझाना होगा कि नील का क्वीन बनना सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे मंत्रापुरा के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट सीन में किंग भी क्वीन के साथ इन दोनों से मिलने के लिए आते हैं और वो गिरीश और नुआन को जिंदा देखकर शॉक हो जाते हैं। गिरीश क्वीन को सब कुछ बता देता है कि वो सिक्किम गए थे उस मकड़ी को ढूंढने के लिए ताकि उसके धागे से राजमाता सरिता की साड़ी को ठीक किया जा सके। नुआन क्वीन से उस साड़ी के मैप के बारे में बात करती है कि उस साड़ी में राजमाता सरिता के फ्लावर फॉरेस्ट का ही मैप है। कुछ चीजें उसमें मुझे समझ नहीं आ रही है। जैसे ही क्वीन राजमाता सरिता की साड़ी को टच करती है वहाँ पर बर्फ गिरने लग जाती है। के बाद उस साड़ी से ठंडक खत्म हो जाती है। नुआन खुश हो जाती है कि अब वो इस साड़ी के पैटर्न को आसानी से ठीक कर पाएगी। एक्चुअली में राजमाता सरिता ने पहले ही अपने पति और क्राउन प्रिंस के साथ मिलकर शाही चिन्ह को छुपाने का प्लान बना लिया था ताकि वो शाही चिन्ह राइट पर्सन के अलावा किसी और को ना मिले। क्वीन शशि उस साड़ी में छुपे मैप को समझने की कोशिश करती है और उसे बताती है, पहले फ्लावर फॉरेस्ट में 3 कैट फाउंटेन्स थे और उस मैप में भी बिल्ली के पंजों के निशान थे। एक्चुअली में राजमाता सरिता के बेटे क्राउन प्रिंस के पास एक बिल्ली होती है और वही वो आखिरी शख्स थे जिनके पास वो शाही चिन्ह था। सभी मिलकर उस साड़ी को स्टिच कर उसके पैटर्न को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इधर चाय नील से आकर मिलता है और उसे गिव अप करने से मना करता है, तुम ही मेरी रियल क्वीन हो। इधर वो तांत्रिक तंत्र मंत्र करने के बाद सावित्री के डैड को बोलता है, कल इवेंट के समय तुम ध्यान रखना, तुम इवेंट के दौरान हॉल में बाएं पैर से प्रवेश करना। तुम्हारी बेटी सावित्री ब्रेकफास्ट में कड़वा खाना खाए, सबसे पहले सेरेमनी में पावर शब्द का इस्तेमाल करे। नलिनी ये सारी बातें आकर सावित्री को बता देती है। उधर किंग की टीम भी सावित्री के डैड के शातिर खेल को संभालने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन राजमाता सरिता की आत्मा को उस तांत्रिक के तिगड़म के बारे में पता चल जाता है। के बाद वो क्वीन शशि पर कंट्रोल कर लेती हैं और अनाउंसमेंट करती हैं कि कल की सेरेमनी में दरवाजा देर से खुलेगा। सेरेमनी वाले दिन सभी लोग परेशान होते हैं क्योंकि किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि नील सेरेमनी का हिस्सा बनने आएगी या नहीं। इधर सावित्री पूरी तरीके से तैयार थी, वो ब्रेकफास्ट में कड़वा खाना भी खा लेती है।
इधर राजमाता सरिता की आत्मा सावित्री के डैड और उस तांत्रिक को सेरेमनी में पहुंचने से रोक रही होती है। इधर सावित्री सेरेमनी में पहुंच जाती है। उसके बाद नील भी उस सेरेमनी में आ जाती है। उसे देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सावित्री के डैड अपनी टीम के साथ पैलेस पहुंच जाता है, पर वो देखता है दरवाजा तो बंद है। जबरदस्ती दरवाजा खुलवाने लगता है और इसी वजह से वो अपने बाएं पैर से अंदर जाने की बजाय कारपेट से टकराकर सीधा मुंह के बल अंदर गिरता है। ये देखकर सावित्री के मुंह से डैड निकल जाता है, यानी कि वो भी पावर शब्द नहीं बोल पाती और तांत्रिक का ये तिगड़म बेकार हो जाता है। इधर नुआन देखती है साड़ी पर उसने जो पैटर्न स्टिच किया था वो गायब हो रहा है और परेशान होकर ये बात गिरीश को बताती है। तभी वहाँ पर राजमाता सरिता की आत्मा आ जाती है और वो अपनी जादुई शक्तियों से उस पैटर्न को पूरा कर देती है। नुआन को तो अपनी बहन की फिक्र हो रही थी, सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, हमें साड़ी को लेकर वहाँ पर पहुँचना होगा। जिसके बाद वो दोनों भी सेरेमनी में जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर सावित्री के डैड और उससे मिले हुए सारे लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे। सावित्री बोलती है ट्विन बनने के चैलेंज को मैंने जीता है, लेकिन मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ट्विन बोलती है तुमने नील को हर्ट करने की कोशिश की है और एविडेंस के लिए मनी को वहाँ पर पेश करती है, लेकिन सावित्री तो बहुत ही चालाक थी। वो बोलती है ये तो आप ही की सर्वेंट है ना, तो इससे क्या साबित होगा। इधर गिरीश नुआन को समझाता है अगर आज कुछ भी हुआ ना तो तुम और नील वही करना जो ईला कहेगी। नुआन बोलती है मैंने पहले भी तुम्हें कहा है इस सफर में हम साथ ही रहेंगे। गिरीश उसे किस कर उसका मुंह बंद कर देता है। ये दोनों सही टाइम पर सेरेमनी में पहुंच जाते हैं। गिरीश बोलता है नील को इस चैलेंज से बाहर नहीं किया जा सकता। इस शर्त के मुताबिक नील ही उस शाही चिन्ह को पेश करेगी। तो शादी के गिफ्ट के रूप में उस शाही चिन्ह को ही देगी। नुआन सबूत के रूप में उस साड़ी को हवा में फेंकती है। तो साड़ी हवा में लहराने लगती है। सावित्री के डैड का आदमी अरुण बड़ी चालाकी से साड़ी की फोटो खींच लेता है। सावित्री के डैड बोलते हैं ये तो बस एक साड़ी है, इससे क्या होता है। नुआन बोलती है इस साड़ी में उस शाही चिन्ह तक पहुंचने का मैप है। इसके बाद पूरा गेम ही बदल जाता है और नील भी इस कंपटीशन का हिस्सा बनी रहती है। इसलिए सभी खुश हो जाते हैं। नील और चाय एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इधर सावित्री के डैड और सावित्री बहुत ज्यादा परेशान थे। अगर नील और उसके साथी सच में उस शाही चिन्ह को लेकर आ गए तो उसका पत्ता तो कट जाएगा। सावित्री के डैड एक साड़ी के एक्सपर्ट को बुलाता है ताकि वो भी उस साड़ी में छुपे हुए मैप के बारे में पता लगा सके। इधर नुआन को गुस्सा आ रहा था क्योंकि अभी तक गिरीश ने उसे अपना प्यार का इजहार नहीं किया था। गिरीश उसे थैंक्स बोलता है। नुआन बोलती है थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मैंने जो भी किया है मैंने उनके लिए किया है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है। गिरीश उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की बात उसे नहीं कह पाता। वो अनसैड होकर वहाँ से चली जाती है। गिरीश भी बहुत ज्यादा सैड था। फिर वहाँ पर वीरान आ जाता है और गिरीश को बोलता है आप नुआन से इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो आप उसे अपने से दूर क्यों कर रहे हैं। गिरीश बोलता है मेरे ऊपर प्रिंस होने की जिम्मेदारी है और मैं नहीं चाहता जिस तरीके से प्यार की वजह से मेरी मोह मर गई, नुआन को भी उसी दुख को झेलना पड़े। नुआन गिरीश के ख्यालों में डूबी होती है। तभी नील उससे आकर पूछती है तुम गिरीश के बारे में ही सोच रही हो ना, मुझे चाय ने बताया है गिरीश तुम्हारे लिए जैसा फील करता है वैसा उसने कभी किसी और के लिए नहीं किया। ये सुनकर नुआन और ज्यादा परेशान हो जाती है। मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा और अपने मकसद पर फोकस करना होगा, यानी कि उस शाही चिन्ह को ढूंढना होगा। और नील को बोलती है मैं उस शाही चिन्ह को ढूंढने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में नील उस मैप वाली साड़ी को पहनती है, जिसके बाद सभी को मैप समझ आ जाता है कि उस शाही चिन्ह तक पहुँचने के लिए उन्हें पहले फ्लावर फॉरेस्ट को पार करना होगा और उसके अंत के भी आगे जाना होगा। वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। उस फ्लावर पोस्ट के एंड के बाद जो एरिया है, कुछ लोगों का कहना है वहाँ पर कोई मैजिकल रहस्यमयी सिटी है। वहाँ से अभी तक कोई वापस नहीं लौटा, सिर्फ 3 बच्चे ही वापस आ पाए हैं और उन्होंने कहा था कि एक औरत ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन इन लोगों को पूरा भरोसा था राजमाता सरिता की आत्मा उन्हें अच्छे से गाइड करेगी। लेकिन अब सवाल ये था कि उस शाही चिन्ह को लेने के लिए जाएगा कौन। गिरीश बोलता है नुआन जाएगी क्योंकि नुआन ही वो भविष्यवाणी वाली लड़की है। नुआन भी मान जाती है ठीक है, अच्छा रहेगा ये काम जल्दी खत्म हो जाए और मैं यहाँ से वापस चली जाऊँ। इधर सावित्री के डैड भी साड़ी के एक्सपर्ट को बुला लेते हैं और सावित्री और उसके डैड को पता चल जाता है कि उन्हें भी शाही चिन्ह फ्लावर फॉरेस्ट के एंड में मिलेगा। इधर वीरान, मनोज,
गिरीश और नुआन जंगल में जाने के लिए निकल रहे होते हैं। नुआन देखती है उसे मोटर बाइक से जाना होगा। गिरीश बोलता जल्दी बैठो वरना तुम यहाँ से जल्दी जा नहीं पाओगी। नुआन बोलती है ताने मारने की जरूरत नहीं है, ऐसा तुम ही चाहते हो कि मैं यहाँ से जल्दी से चली जाऊँ। ये बोलकर वो बैठने वाली थी। गिरीश उसे संभल कर बैठने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है वो उसके क्लोज आ जाती है। गिरीश स्माइल कर रहा होता है। रात होने पर सभी लोग जंगल में ही रुकते हैं और ये वही जगह होती है जहाँ से लोग गायब हो जाते थे। नुआन बोलती है चिंता मत करो, हमारे पास मैप है, हमें कुछ नहीं होगा। गिरीश बोलता है तुम ना शांत होकर आराम करो। इन दोनों को देखकर गिरीश और वीरान डिस्कस कर रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन देखो ना फिर भी अपनी दिल की बात नहीं कह रहे। रात में नुआन को पूर्व किंग दिखाई देते हैं, यानी कि राजमाता सरिता के पति, तो उसे सही रास्ता बताते हैं। मॉर्निंग में जैसे ही नुआन की नींद खुलती है वो सभी को उस सपने के बारे में और उस आदमी के बारे में बताती है। वो बताती है उस आदमी ने कहा है इस जंगल के एंड पर हमें एक नया रास्ता मिलेगा। सभी को उसके सपने पे भरोसा था। ये देखकर नुआन शॉक थी और सच में उस जंगल के एंड पर एक नया रास्ता खुल रहा था। वहाँ पर एक्चुअली में 2 रास्ते होते हैं, तो वो साड़ी की मैप के अकॉर्डिंग सही रास्ते पर जाते हैं। अंदर जाने पर वहाँ पर काफी अंधेरा होता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो चारों तरफ से फंस जाते हैं, क्योंकि ना ही वापस जाने का रास्ता था और ना ही आगे बढ़ने का रास्ता। अचानक से पेड़ की टहनियाँ भी उन्हें कस लेती हैं। सभी खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हैं पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तभी नुआन को याद आता है उस आदमी ने कहा था जब सही टाइम आएगा तो तुम्हें एक पत्थर की तरह शांत रहना है। इसके बाद नुआन शांत होकर सभी को शांत होने के लिए कहती है, जिसके बाद सभी ऐसा ही करते हैं। और वहाँ पर एक रोशनी आती है जिसमें एक बिल्ली की परछाई होती है और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। और वहाँ पर राजा नारायण और क्राउन प्रिंस की आत्मा आती है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। फाइनली जिनका इंतजार था वो लोग आ गए। इधर सावित्री के डैड अपने आदमियों के साथ जंगल में गिरीश और नुआन का वेट कर रहा था कि जैसे ही वो शाही चिन्ह को लेकर आएंगे वो लोग उनसे छीन लेंगे। इधर गिरीश नुआन को होश में लाता है। नुआन बोलती है मैंने 2 आदमियों को देखा। वो सभी आग जलाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं और सोच विचार करते हैं कि शाही चिन्ह को कैसे पाएंगे। मनोज बोलता है मुझे तो बहुत डर लग रहा है, यहाँ पर आसमान में स्टार्स भी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे समय रुक गया है। तभी वीरान ध्यान देता है जब वो चल रहे होते हैं तो उनके साथ ये जंगल भी चल रहा है। ये बात को कंफर्म करने के लिए वो एक पेड़ की टहनी पर कपड़ा बांध देते हैं। के बाद वो चल रहे होते हैं तो वो देखते हैं पेड़ भी उनके साथ चल रहे हैं। ये देखकर तो वो सब शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो एक जगह पर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था आगे वो क्या करे। फिर उनके सामने एक बिल्ली आ जाती है और उनके सामने एक नया गेट खुल जाता है। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं सिंहासन पर सामने 2 कंकाल होते हैं। उनके बीच में शाही चिन्ह का बॉक्स होता है। गिरीश वहाँ लिखे शब्दों को पढ़ता है। दूर से आया भविष्यवाणी वाला पर्सन, अच्छा मंत्रा पूरा वासी, प्योर सोल और एक अच्छे दिल का सेक्रीफाइस इस शाही चिन्ह को ले सकता है। गिरीश और नुआन उस शाही चिन्ह के डिब्बे को उठाते हैं और उसे खोलते हैं। इसमें से एक रोशनी निकलती है और उन दोनों को एक विजन नजर आता है। नुआन को बचाने में उसे गोली लग गई है और नुआन रो रही है। वहाँ पर सब कुछ टूटने लग जाता है, इसलिए सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर राजमाता सरिता, महाराज नरेश और अपने बेटे क्राउन प्रिंस के साथ वहाँ आती है। राजमाता सरिता बोलती है हमारा समय पूरा हो गया, लेकिन सावित्री के डैड अभी भी इस शाही चिन्ह को हड़पना चाहते हैं। याद रखना भरोसे और विश्वास से ही जीत होगी। जिसके बाद इन तीनों की आत्मा वहाँ से चली जाती है। इधर चाय और किंग बात कर रहे होते हैं। उन्हें नुआन और गिरीश की हेल्प के लिए अपनी टीम को भी भेजना चाहिए। उधर नुआन गिरीश से पूछती है क्या तुम्हें भी कोई विजन दिखाई दिया था, और रोने लग जाती है। गिरीश नुआन के आंसू पूछता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। दोनों वहाँ से निकलते हैं पर रास्ते में सावित्री के डैड के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। सावित्री के डैड बोलते हैं मुझे वो शाही चिन्ह दे दो, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। वीरान को बोलता है तुम शाही चिन्ह और नुआन को लेकर यहाँ से निकल जाओ। नुआन बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाने वाली है। उन लोगों को नहीं पता कि असली शाही चिन्ह कैसा दिखता है। एक्चुअली में शाही चिन्ह की असली मोहर नीचे थी, पर तो केवल डेकोरेशन थी। नुआन असली मोहर को गिरीश को दे देती है और उस डेकोरेशन को डिब्बे में रख लेती है। नुआन सावित्री के डैड को बोलती है मैं तुम्हें ये शाही चिन्ह दूंगी पर बदले में हम सब की जान बख्श दो। नुआन उस डिब्बे को लेकर
सावित्री के डैड के पास जाती है और उस डेकोरेशन की पीस की झलक दिखाती है। गिरीश के कहने पर वीरान हमला कर देता है, जिसके बाद सावित्री के डैड के आदमी भी उन पर हमला कर देते हैं। इवन गिरीश को तो गोली लग जाती है। नुआन उसके लिए रो रही होती है। सावित्री के डैड अरुण को शाही चीन का बॉक्स मिल जाता है। सावित्री के डैड उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इधर नुआन गिरीश की हालत देखकर रो रही होती है। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। चाय भी नील के साथ हॉस्पिटल में आ जाता है। नुआन अपनी बहन को देखकर उसे हक कर लेती है। नील उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। नील चाय को बोलती है चाहे कुछ भी हो उसका सामना हम सब मिलकर करेंगे। सावित्री के डैड उस शाही चिन्ह को चेक कराते हैं तो उन्हें पता चलता है ये असली है। वो बंदा बताता है लेकिन ये सिर्फ शाही चिन्ह का डेकोरेशन है, असली शाही मोर इसमें नहीं है। ये सुनकर सावित्री के डैड तो शॉक हो जाते हैं। उनका सारा प्लान बर्बाद जो हो गया था, लेकिन सावित्री के पास प्लान बी था और वो सभी को अपने प्लान बी के अकॉर्डिंग चलने को बोलती है। सावित्री के डैड के आदमी पैलेस में कुछ रॉयल गार्ड्स को मारकर उनकी जगह ले लेते हैं। इधर क्वीन नालंदा को भी हॉस्पिटल भेजती है गिरीश की खैर खबर लेने के लिए। क्वीन जैसे ही अपने रूम में आती है वो सावित्री को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। सावित्री के डैड भी वहाँ पर होते हैं। सावित्री के डैड उन्हें शाही चिन्ह का डेकोरेशन दिखाते हैं और फिर उन्हें किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। इधर चाय को उसकी मोम का कॉल आता है, पर कॉल तो सावित्री के डैड ने किया होता है। चाय तो शॉक ही हो जाता है। सावित्री के डैड बोलते हैं अगर तुम अपनी मोम को बचाना चाहते हो तो उस शाही चिन्ह और अपनी उस नील को लेकर मेरे पास आ जाओ। ये खबर सुनकर बाकी सब लोग परेशान हो जाते हैं। सावित्री के डैड इस हद तक गिर गए। नील सावित्री के डैड के पास जाने के लिए तैयार थी, लेकिन नुआन को अपनी बहन की चिंता थी, इसलिए बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। किंग बोलते हैं मैं भी चलूंगा, तुम मेरे साथ बाहर रहना। और प्लान बनाते हैं क्वीन की लोकेशन का पता ना चल जाए। तब तक चाय सावित्री के डैड को बातों में लगा कर रखेगा। इवन वो शाही मोर भी 2 टुकड़ों में टूट गई थी। सावित्री के डैड क्वीन को एक फैक्ट्री में किडनैप कर रखता है। नलिनी सावित्री के सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है प्लीज क्वीन को छोड़ दो, लेकिन सावित्री उस पर गुस्सा करती है अब बहुत देर हो गई है। नलिनी क्वीन से माफी मांगती है। क्वीन बोलती है तुमने हम सबको धोखा दिया है, जबकि मैंने तुम्हें एक और चांस दिया था। चाय नील को लेकर सावित्री की डैड की हवेली में आ जाता है। सावित्री से बोलती है अगर तुम्हें अपनी मोम की जान बचानी है तो पहले मुझे वो शाही चिन्ह दो और मुझे मंत्रापुरा की रानी घोषित करो। मैं मंत्रापुरा पर राज करूंगी और तुम्हें इस नील के साथ जो करना है वो करो। इधर किंग नुआन के साथ हवेली के बाहर होते हैं। मनोज और वीरान अपने आदमियों के साथ मिलकर हवेली के बाहर खड़े हुए गार्ड्स को मारकर अंदर घुसाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि क्वीन तो हवेली पर नहीं है, इसलिए सब परेशान थे। अब उनकी जान कैसे बचाएंगे। इधर गिरीश सपने में अंकल रे को देखता है। अंकल रे उससे पूछते हैं क्या तुम अपनी फेवरेट ऑरेंज केक खाओगे, और उसे बताते हैं ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुम्हें प्यार और विश्वास से ही सब कुछ हासिल होगा और अगर तुम्हें ऑरेंज केक खाने का मन करे तो तुम नुआन से बोलना, वो तुम्हारे लिए मेरे जैसा ही केक बनाएगी। जैसे ही गिरीश होश में आता है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। इला उसे सारा मांजरा बता देती है। गिरीश बोलता है शायद मुझे पता है कि क्वीन शशि कहाँ है, जिसके बाद गिरीश उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है और ये वही जगह होती है जिसे गिरीश ने सपने में देखा था, यानी कि फैक्ट्री वाली जगह जहाँ पर सच में क्वीन को पकड़ कर रखा हुआ था। गिरीश वहाँ पहुंचकर सारे आदमियों से फाइट करता है और क्वीन तक पहुंच जाता है। अब नलिनी भी उनसे माफी मांगकर उनका साथ देती है। वो वहाँ के गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करती है। गिरीश क्वीन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर चाय उस एग्रीमेंट पर साइन करने ही वाला था, लेकिन तभी वो गुंडों से फाइट करने लग जाता है। नील भी आज अपनी बहादुरी दिखा देती है, एक एक को फोड़कर। वो सब नील पर गोलियां चलाने लग जाते हैं तो चाय उसकी जान बचाता है। उनको पता चल जाता है उसकी बहन खतरे में है। वो अंदर की तरफ आने वाली थी, तभी एक आदमी नुआन पर गोली चलाने वाला था, लेकिन गिरीश सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। नुआन उसे सही सलामत देखकर खुश हो जाती है और गिरीश उसके फोरहेड पर किस करता है। चाय को भी पता चल जाता है कि उसकी मोम अब सेफ है। चाय अपने आदमियों के साथ अंदर आ जाता है, जिसके बाद सावित्री के डैड और सावित्री दोनों चारों तरफ से गिर जाते हैं। किंग शाही चिन्ह को अंदर लेकर आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं मंत्रापुरा की नई रानी नीली बनेगी। और सावित्री के डैड को बोलते हैं तुम्हारे लालच ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। सावित्री के डैड एक गार्ड से बंदूक छीन लेते हैं और नील पर चलाने वाले थे। चाय
नील को बचाने की कोशिश करता है और किंग उस शाही चिन्ह के टुकड़े को सावित्री के डैड पर फेंकते हैं। सावित्री के डैड को लग जाता है और उसकी बंदूक से गोली निकलती है जो उसकी बेटी सावित्री को ही लग जाती है। इसके बाद इन दोनों की ही मौत हो जाती है। नुआन नील से पूछती है तुम ठीक तो हो ना? नील बोलती है अरे हाँ मैं ठीक हूँ। 2 वीक्स बीत जाते हैं। अब मंत्रापुरा एक खुशहाल राज्य बन गया था और नील वहाँ की क्राउन प्रिंसेस बन गई थी। गिरीश और नुआन दोनों ही एक दूसरे के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे थे। एक्चुअली में नुआन अपने देश वापस जाने की तैयारी कर रही थी। नुआन अपनी पैकिंग कर रही होती है थाईलैंड वापस जाने के लिए और फोन पर अपनी फ्रेंड से बात भी। उसकी फ्रेंड बोलती है यहाँ थाईलैंड में सभी को ऐसा लग रहा है कि तुम और गिरीश डेट कर रहे हैं। इधर गिरीश भी मेडिकल ट्रेनिंग में बिजी होता है। एक्चुअली में वो मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। इला नुआन को आकर ये बात बता देती है कि गिरीश मेडिकल ट्रेनिंग में बिजी है इसलिए वो अभी नहीं आ सकता है और पूछती है वैसे तुम एक दूसरे को अवॉइड क्यों कर रहे हो, इसका क्या फायदा। इधर वीरान गिरीश के पास आता है। गिरीश उससे बोलता है तुम वो बुक्स नहीं लेकर आए जो मैंने तुमसे मंगवाई थी, मुझे अभी क्लास लेने भी जाना है। वीरान बोलता है मैं बुक्स इसलिए नहीं लाया क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कितनी सारी बुक्स हैं। वैसे आप एक हफ्ते से पैलेस में नहीं आए, आपको पैलेस चलना चाहिए। गिरीश मान जाता है। ये सुनकर वीरान खुश हो जाता है। नीला को टेक्स्ट मैसेज भेज देता है। तभी नुआन को उसकी बहन नील का कॉल आ जाता है। नील उसे रिक्वेस्ट करती है तुम गिरीश के चैम्बर से कोई एक साड़ी सिलेक्ट कर लो, मैं सेरेमनी की चीजों में बहुत ही बिजी हूँ। एक्चुअली में ये सब प्लान बना रहे थे गिरीश और नुआन को करीब लाने का। तभी वहाँ पर किंग और क्वीन भी आ जाते हैं। उन्हें भी उनके इस प्लान के बारे में पता चल जाता है तो वो भी उनके प्लान में शामिल हो जाते हैं। क्वीन बोलती है गिरीश और नुआन को तो एक ही रूम में बंद कर देना चाहिए। किंग बोलते नहीं, इन दोनों को तो जंगल में छोड़ कर आना चाहिए। नुआन गिरीश के पैलेस में आती है। वो काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वहाँ पर उसे गिरीश के साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे थे। एक्चुअली में नुआन और गिरीश दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पर पता नहीं क्यों एक दूसरे से छुपा रहे थे। नुआन के पास एक पेपर आता है, उसमें गिरीश के फेवरेट ऑरेंज केक की रेसिपी लिखी होती है। तभी गिरीश भी वहाँ पर आ जाता है और नुआन को देखकर इमोशनल हो जाता है। नुआन उसे देखकर शॉक हो जाती है और बताती है मैं यहाँ साड़ी लेने आई थी लेकिन अब मैं लीला को बोल दूंगी, बाद में साड़ी चूज कर लेंगे। नुआन मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। गिरीश उसे अलग अलग साड़ियाँ दिखाता है। गिरीश बोलता है मुझे पता है शायद तुम्हारे लिए कौन सी साड़ी सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। जिसके बाद गिरीश ब्लू कलर की साड़ी लेकर आता है और नुआन को उस साड़ी को पहनाता है। नुआन को वो साड़ी काफी पसंद आती है। इवन वो काफी प्रिटी भी लग रही थी। मैंने इस साड़ी को पहले कभी नहीं देखा। गिरीश बोलता है ये साड़ी मेरी मोम की है जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था। इस साड़ी को तुम पहनोगी तो अच्छा लगेगा। नुआन तो बस उसे देखे जा रही थी। के बाद रॉयल सेरेमनी होती है। नुआन ने गिरीश की दी हुई साड़ी ही पहनी होती है। किंग नुआन को सम्मानित करते हैं। क्वीन भी अनाउंसमेंट कर देती है गिरीश को अब उसका फ्रीडम दिया जाएगा, यानी कि उसे प्रिंस होने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। चाय बोलता है गिरीश हमेशा मेरा भाई और किंग का बेटा रहेगा और शाही फैमिली का हिस्सा रहेगा। गिरीश तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वीरान और मनोज तो उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। चाय बोलता है मैं किंग होने की जिम्मेदारी पूरी निभाने की कोशिश करूँगा। गिरीश चाय के पास आता है। चाय बोलता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमने मंत्रापुरा के लिए बहुत कुछ कर दिया है। मनोज और वीरान बोलते हैं हाँ सही कह रहे हैं किंग, अब मंत्रापुरा की देखभाल हम करेंगे। इधर ईला नुआन के पास आती है। नुआन यहाँ से जाने ही वाली थी। ईला बोलती है क्या तुम अभी जा रही हो? नुआन हाँ बोल देती है। मुझे मंत्रापुरा और यहाँ के लोगों से लगाव हो गया है, वो भी बहुत ज्यादा, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं है उन्हें गुड बाय कर कर जाने की। इसलिए मैं चुपचाप अभी यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। और इमोशनल होकर ईला को हक कर लेती है। इधर किंग और क्वीन गिरीश से मिलते हैं और उसकी तारीफें करने लग जाते हैं। गिरीश इमोशनल होकर अपने डैड यानी कि किंग को हक कर लेता है। तभी यहाँ पर नालंदा आती है और बताती है नुआन अभी यहाँ से जा रही है। यह सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और गिरीश को समझाते हैं तुम्हें नुआन को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। अगर नुआन अभी यहाँ से चली गई तो तुम हमेशा के लिए उसे खो दोगे। गिरीश भी अब अपने प्यार को जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए चाय को बोलता है मैं तुरंत एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूँ, कुछ भी कर फ्लाइट डिले करवा दो। इधर नुआन रास्ते में होती है और वो गिरीश को कॉल करने के लिए सोच रही थी, लेकिन फिर भी उसे कॉल नहीं करती।
गिरीश भागा हुआ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। नुआन एयरपोर्ट पहुंचती है तो उसे पता चलता है फ्लाइट डिले हो गई है, इसलिए उसे वेट करना होगा। फिर वो देखती है उसके पास चाय और नील का मैसेज आया है जो उसे बता रहे थे कि गिरीश उससे मिलने आ रहा है। फिर वो गिरीश का मैसेज भी देखती है जिसमें लिखा था, प्लीज मेरा वॉइस मैसेज सुन लो। नुआन उस वॉइस मैसेज को सुनती है जिसमें गिरीश ने अपने प्यार का इजहार किया होता है। जब से मेरी मोम मरी थी मैंने खुद को सबसे अलग कर लिया था और प्यार जैसी चीज से खुद को दूर कर लिया। मेरी मोम बहुत ही हंसमुख टाइप की औरत थी, लेकिन फिर मैंने उन्हें दुख की तरफ जाते हुए देखा। मेरी मोम को कर्तव्यों की वजह से मेरे डैड से शादी करने के बाद बहुत सफर करना पड़ा, इसीलिए मैंने तब ये डिसाइड कर लिया था कि मैं प्यार को अपनी लाइफ से दूर रखूंगा। लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी सब कुछ बदल गया। लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हारे साथ रहकर आगे की लाइफ बिताना चाहता हूँ। नुआन ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। इधर गिरीश ट्रैफिक में भागा हुआ नुआन की तरफ आ रहा था। नुआन गिरीश से फोन पर पूछती है, तुम कहाँ पर हो? गिरीश उसी के सामने आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। गिरीश उसे बोलता है, पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा नाम गिरीश है और मैं बस एक डॉक्टर हूँ। स्टूडेंट्स को क्लासेस देने के लिए मुझे इधर उधर ट्रैवल भी करना होगा। क्या तुम मेरे साथ ट्रैवल करने के लिए तैयार हो? नुआन बोलती, हाँ मैं तैयार हूँ, और उसे हक कर लेती है। गिरीश की तो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तभी उसे चाय का कॉल आता है और बोलता है, अब तो मैं फ्लाइट को टेक ऑफ करवा दूँ ना? दोनों हंसते हुए हाँ बोल देते हैं। नुआन तो खुशी की मारी गिरीश पर ही चढ़ जाती है। इसके बाद शादी वाला दिन आता है। नील चाय की आरती उतारती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। नुआन भी शादी के जोड़े में बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो भी गिरीश की आरती उतारती है और एक दूसरे को माला पहनाते हैं। इस तरह दोनों बहनों की शादी हो जाती है और लास्ट में सभी इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं नाच गाना गाकर। यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।